हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त। तो आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा आज का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो ऑब्वियसली स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ 2 मिनट का आपका वक्त लूँगा, थोड़ा सा आपके साथ बातचीत करूँगा और एक आपको स्टोरी बताऊँगा कि एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं और हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति सक्सेसफुल होंगे और कौन व्यक्ति नहीं होंगे। तो आ जाओ, आज इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर पता करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम पहले से बनाया रखा था कि सोचो कि अगर पूरा वर्ल्ड पे अगर 100 व्यक्ति है तो 100 व्यक्ति में से 99% लोग ऐसे होंगे जो कि किसी भी कारणवश जॉब नहीं कर पाए हैं और जॉब जिसको नहीं मिला है। 1% लोगों में से ना, जो 100% जो लोग होते हैं जो कि सोसाइटी पे बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ पैसा के लिए ही जॉब करते हैं और जो 1% लोग हैं जो कि सोसाइटी के लिए काम करते हैं, उसको ही हम सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं। अगर आप 1 मिनट अगर आप मेरे बात को अगर ध्यान से अगर गहराई से सोचेंगे तो शायद आप भी ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि देखो, जो बंदा सिर्फ खुद के लिए जीता है, जो बंदा सिर्फ खुद के बारे पे सोचता है, वो बंदा जितना ही करोड़पति हो या जितना भी अच्छे से जी रहा हो, तो उसको हम कैसे एक सक्सेसफुल व्यक्ति बोल सकेंगे? जो व्यक्ति एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, जो व्यक्ति सिर्फ खुद के आस पड़ोस के लोगों की बात भी सोचता है खुद के साथ साथ, उस व्यक्ति को ही तो हम सक्सेसफुल व्यक्ति कहलाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुद के बारे पे नहीं सोच के सिर्फ सोसाइटी के बारे पे सोचना है, और ऐसा बात नहीं है। देखो ना, हमारा जब जब हमारा इंडिया आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ऑब्वियसली देख रहे हो कि हमारा सभी सेक्टर, दिस इज़ नॉट ओनली बाउंडेड इन ओनली द एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज आप देखोगे कि सभी सिस्टम पे आपका ग्रोथ हो रहा है। तो अगर हम सभी का प्रयास पे, अगर हम सभी एक अच्छा ह्यूमन बींग अगर हम हो सकेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, तो उस नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम लोग कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से रख सकेंगे, जिसके द्वारा शायद ये समाज और भी डेवलप होगा। तो इसी था हमारा सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बारे में। तो आप लोग कमेंट पे बोलना कि अगर मैं आपको कुछ रॉन्ग बोला हो या कुछ राइट बोला हो। तो अगर मैं आपको रॉन्ग बोला हो तो वो भी लिखना, अगर मैं आपको राइट बोला हो तो ऑब्वियसली वीडियो को थम्स अप कर देना। तो आ जाओ, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो चलो बच्चा लोग, देखो, हम हम हमारा कंटेंट आज जो कवर करेंगे वो क्या रहेगा? हमारा पहला कंटेंट रहेगा समेशन कंसेप्ट, जो कि एकदम से आपके जेई और मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड है ऑब्वियसली। फिर आएगा हमारा लॉगरिथमिक एंड इसका प्रॉपर्टी आएगा। फिर आएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग लॉग्स। फिर लास्ट पे हमारा आएगा मैथमेटिकल ज्ञान, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे शायद दिया था एक, हाँ मेरे को याद आ गया, शायद एक दिया था। तो आज एक दूसरा यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, हम लोग समझेंगे। तो उसके पहले हम लोग हमारा जो पिछले क्लास था उस पे हमारा ये वाला होमवर्क, हमारा पहला होमवर्क था। हम पहले क्लास पे आपको 2 होमवर्क दिए थे, तो हम पहले हमारा पहला होमवर्क को कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारा सेकेंड होमवर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो, हमारा पहला होमवर्क क्या बोल रहा है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं आप, ठीक है? थोड़ा सा स्पेस भी हो गया और हमारा काम करने भी बहुत आसानी होगी। देखो, हमारा जो पहला प्रॉब्लम था वो क्या था, ए इक्वल टू था 8 × 7 + 5√2 होल टू द पावर 1/3 प्लस 8 × 7 - 5√2 होल टू द पावर 1/3 प्लस 2√56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ओके, ये वाला चीज़ ना इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है, पर आपका कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अगर इसका इन्फिनिटी तक अब अगर जाएंगे तो इसका भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो, पहले हम इस वाले जो टर्म है इसको हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद हम इसको संभाल लेंगे। ओके, तो देखो, इस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे को समझ पे आ गया कि इधर पे हम लोग a³ + b³ का फार्मूला भी लगा नहीं सकते, और इधर पे मैं अगर इसको अगर एक साथ सॉल्व करने का कोशिश करूँगा तो हमको इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं x वाले जो टर्म है उसको मैं एक चीज़ लेट कर लेता हूँ। वो हम क्या लेट कर लेंगे, 7 + 5√2 टू द पावर 1/3 प्लस
7 माइनस 5√2 होल टू द पावर 1/3। ये बात मेरे को कैसे पता चले, देखो इधर पे देखो 1/3, इधर पे 1/3। अगर मैंने किसी भी तरीके से ये वाला जो टर्म है इसको अगर मैं बोथ साइड पे अगर मैं क्यूब करूँगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो ए प्लस बी उसका होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, देखो बच्चा लोग, ये फॉर्मूला तो था हमारा, हम तो पहले दिन ही आपको बोले थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है हमारा फॉर्मूला। तो ए वाला फॉर्मूला को हम लोग पहले काम पे लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या और कुछ करना पड़े या नहीं। तो बोथ साइड हम लोग पहले क्यूब कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा। तो इधर पे क्या आएगा, इधर पे आएगा, देखो एक्स क्यूब का हम लोग पहले वैल्यू निकलते हैं, क्या आएगा, इधर पे ए क्यूब रहेगा, मतलब इसका होल क्यूब, यानी कि इसका टू द पावर 3 इंटू 1/3, यानी कि ये वाला चीज़ निपट जाएगा। इसके लिए ही तो हम लोग इसको होल क्यूब फॉर्म पे पहले कन्वर्ट कर लिए। इधर पे 1 रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, इधर पे 3 इंटू ए बी। देखो ए बी का मतलब क्या है, ए वाला टर्म इंटू ए वाला टर्म का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो अगर सोचो कि ए टू द पावर 1/3 और बी टू द पावर 1/3 रहा, तो इसको क्या मैं ए बी होल टू द पावर 1/3 क्या मैं इसको लिख नहीं सकता? ऑब्वियसली लिख सकते हो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई दो नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और दो नंबर का मल्टीप्लाई के ऊपर पे जब कोई पावर सेम रहता है तो वो पावर क्या होता है, पहले तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसके ऊपर पे अगर हम पावर डाल देंगे तो उसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा। ये आपको ध्यान रखने वाला एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं, देखो इधर पे दोनों का पावर सेम है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे तो इसको हम क्या 7 प्लस 5√2 इंटू 7 माइनस 5√2 होल टू द पावर 1/3 क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, देखो ओके 3ab इधर पे आ गया और बाहर पे 1/3 आ गया। और इसके बाद क्या आएगा ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए वाला और ये वाला टर्म का समेशन, जिसको हम पहले क्या लेट कर लिए थे एक्स, तो ऑब्वियसली इधर पे एक्स हमारे बाहर पे वेट कर रहा होगा। और इधर पे हम लोग क्या एक्स क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो एक्स क्यूब का वैल्यू हम लोगों को इधर पे क्या मिलेगा, देखो इधर पे 7 प्लस 5√2 मतलब 5√2 रहेगा, इधर पे प्लस 5√2 से माइनस 5√2 निपट जाएगा, इधर पे 14 बचा हुआ रह जाएगा और इधर पे आएगा 3 इंटू ए बी। देखो अब ए बी के अंदर क्या है, देखो 7 प्लस 5√2 इंटू 7 माइनस 5√2 यानी कि क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 5√2 इसका होल स्क्वायर, एंड बाहर पे इसका 1/3 वेट कर रहा होगा। और इधर पे एक्स को भी आपको ध्यान रखना है, देखो इधर पे 14 आएगा, 3 इंटू ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, इधर पे 14 माइनस इधर पे 50 आएगा और इधर पे 1/3 इंटू एक्स इधर पे रहेगा। तो देखो इधर पे अगर हम लोग एक्स क्यूब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 14, इधर से देखो -1 के पावर अगर हम कोई ऑड पावर अगर हम देंगे, देखो -1 के पावर अगर हम कोई ऑड पावर देंगे, ध्यान से सुनना, -1 के अंदर अगर हम कोई ऑड पावर देंगे तो ऑब्वियसली वो -1 रहेगा, अगर कोई हम लोग इवन पावर देंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। तो ऑब्वियसली इधर पे -3 और -3 क्यों, इधर पे देखो +3 रहा था और इधर पे -1 टू द पावर 1/3 के द्वारा इधर पे एक -1 बाहर आएगा और इधर पे x मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो इसके बाद क्या आएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 14 माइनस 3x आ जाएगा। तो अब हमको देखना है कि ये वाला चीज़ का सॉल्यूशन क्या आएगा। अगर हमको x का वैल्यू अगर हमको पता चल जाएगा तो ही तो हम इसका वैल्यू भी हम लोग पता चल जाएंगे। तो देखते हैं क्या है इसका वैल्यू, देखो देखते हैं। देखो हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, तो मैं क्या करता हूँ, जो सारा x वाला जो टर्म है तो इसको मैं सेम साइड पे ले आता हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ। -14 इधर पे रहेगा विच इज़ इक्वल टू 0। देखो मेरे को इधर पे दिखने पे एक चीज़ पता चल गया कि x का एक रूट, ध्यान से सुनना, x का एक रूट इस इक्वेशन पे x का एक रूट क्या होगा 2 होगा, क्योंकि
अगर आपको शायद पता होगी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई रूट अल्फ़ा और कोई रूट बीटा होगा तो ऑब्वियसली अल्फ़ा एंड बीटा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यानी कि सोच सकते हो कि कोई भी एक पॉलिनोमियल हो वो क्वाड्रेटिक हो या nth डिग्री का हो, वो ऑब्वियसली उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऑब्वियसली इधर पे अगर आप x का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 + 3 × 2 यानी कि 6 - 14। देखो तो ये 0 हो रहा है या नहीं, 8 + 6 - 14। ओ भाई साहब, ये तो भाई 0 हो गया। तो आपको कैसे पता चलेगा ये वाला चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, इसको कहते हैं हम लोग वैनिशिंग मेथड। सॉरी, आपको एक चीज़ शायद बहुत लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो मैं बोल देता हूँ। वैनिशिंग मेथड, वो मेथड कैसा है, देखो पहले तो आपको ट्राई करना है कि x का आपको पहले वैल्यू आपको ट्राई करना है। देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, +1 - 1 +-2 एंड +-3 को ऑब्वियसली पुट करते हैं, और अगर इसमें से अगर कोई भी वैल्यू अगर x को सेटिस्फाई कर दिया तो वही x का एक रूट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर सोचो कि आपका इधर पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि ax² + bx + c इधर पे सोचो कि दे रखा है, ठीक है। तो सोचो कि इधर पे x का 2 रूट है, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x - अल्फ़ा × x - बीटा। क्यों, देखो इधर पे अगर आपको इसको ऐसे अगर लिखना है तो इधर से अगर आपको x - अल्फ़ा = देखो इधर पे 2 नंबर है और 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आइदर a0 होगा, आइदर a0 होगा, और क्या केस हो सकता है, दोनों ही एक साथ 0 हो सकता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इधर से x = अल्फ़ा आ जाएगा और x = बीटा आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर हमको देख रहा है इन मेथड पे कि x का एक रूट 2 है तो हमको इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखो रिप्रेजेंटेशन एकदम से ईजी है। क्या करेंगे, पहले देखो x - 2, x का अगर एक रूट अगर 2 होगा तो ऑब्वियसली x - 2 ए वाला पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको ए वाला चीज़ देखना है कि अगर x का एक रूट 2 होगा तो जितने डिग्री का, मेरे बात ध्यान से सुनना बच्चा लोग, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा अगर किसी का एक का भी भाई रूट अगर 2 होगा, मतलब 2 क्या, किसी एक का भी रूट सोचो कि अल्फ़ा है, ठीक है। तो अल्फ़ा के लिए क्या होगा, जितने नंबर्स ऑफ रूट रहेंगे, जितने नंबर ऑफ डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा उतने नंबर इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। यानी कि क्या होगा, x मतलब उतने टाइम आपको ये वाला चीज़ रिपीटेशन करना है। देखो इधर पे क्या होगा, डिग्री इधर पे 3 है तो ऑब्वियसली आपको x - 3 कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 बार आपने इधर पे लिख लिए और इसके बीच पे आपको समेशन देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बीच पे आपको समेशन देना पड़ेगा। अब सुनना मेरा बात ध्यान से, देखो अगर यहाँ पे हमको इस वाले पॉलिनोमियल को अगर हमको इस इधर पे क्रिएट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। देखो पहले तो हम लोग x² लिख लेंगे, क्योंकि इधर पे अगर हम x² लिख लेंगे तो इधर पे x³ वाला एक टर्म जनरेट हो जाएगा और इधर पे एक और वाला चीज़ जनरेट हो जाएगा जो कि 2x² इस टर्म के मल्टीप्लाई होने के बाद। ओके, अब देखेंगे कि गौर से इधर पे 2x² माइनस का कोई टर्म ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2x² जो टर्म है इसको हमको निपटाना पड़ेगा। अब बोलोगे कि भैया हम लोग कैसे निपटाएंगे, अगर हम इधर पे 2x से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो देखो शायद ये निपट जा सकता है, क्योंकि 2x इधर से x से मल्टीप्लाइड होगा और इधर पे 2x² रहेगा और इधर पे माइनस का 4x रहेगा। अब गौर करने बात आपका ये है कि इधर पे हमको -4x नहीं रखना है, इधर पे हमको +3x रखना है। अगर हमको इधर पे -4x से +3x पे जाना है तो हमको कितने ज़्यादा x और ऐड करना पड़ेगा, और हमको 7x अगर हम इस पे ऐड कर लेंगे तो हमारा ए वाला काम बन जाएगा। तो ऑब्वियसली आप इधर पे 7x लिख लेंगे। अगर आपको इधर पे 7x क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गया। तो इधर पे अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पे -14 आ जाएगा। अब गजब बात देखो, मैथमेटिक्स का गजब बात, इधर पे 2x² निपट गया और इधर पे देखो -3x रहेगा और -14 जो कि हमारा गिवन इक्वेशन है। तो समझ पे आ गया वैनिशिंग मेथड क्या है। तो वैनिशिंग मेथड के द्वारा आप लोग इस प्रॉब्लम को एकदम से आसानी से समझ सकते हो। तो वैनिशिंग मेथड के बाद हम लोग
देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग x को क्या लेट कर लिए थे। तो ऑब्वियसली इधर पे आ जाएगा, देखो x माइनस टू, तो इधर से कॉमन आ जाएगा और इधर से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 आ जाएगा। ओके देखो ठीक है एकदम से। ओके अब एक और प्रॉपर्टी आ जाता है जो कि हम लोग हमारा इस HW के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो वाला प्रॉपर्टी क्या है। तो मैं आपको रफली इधर पे बोल देता हूँ। देखो इधर पे लिखा भी है थोड़ा सा, इधर पे देखेंगे कि मैं इसको ऐसे लिखा था। तो बात ये है कि इसको ना ऐसे नहीं लिखते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटी जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पे अगर हमको ax² प्लस bx प्लस सी कह के अगर कोई टर्म दे रखा है और उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि जो b² माइनस 4ac वाला जो टर्म है ना, जो कि हमको d हम लोग बोलते हैं कि b² माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके तो d अगर इसका लेस देन 0 है, ध्यान से सुनना बच्चा, d अगर लेस देन 0 है तो इधर पे दो केसेस का पॉसिबिलिटीज है। पहला केस तो क्या होगा, a ग्रेटर देन 0, दूसरा केस क्या होगा, सॉरी a लेस देन 0। तो a का मतलब क्या है, x² का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको ही हम a कहेंगे। तो ऑब्वियसली देखोगे कि इधर पे a का दो कंडीशन हो सकते हैं, a वाला चीज़ भी हो सकते हैं, a वाला चीज़ भी हो सकते हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा जो क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन रहेगा वो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर इसका a लेस देन 0 रहेगा तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन भी लेस देन 0 रहेगा। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ऑब्वियसली समझना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी अगर इधर पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो ए वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो पहले ना बोर्ड को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इधर पे रहे थे ऑब्वियसली। तो इस वाला टर्म को मेरे को समझाना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था। देखो अब इम्पोर्टेंट क्या था, इम्पॉर्टेंट यही था कि इधर पे देखो x² प्लस 2x प्लस 7 है। x² प्लस 2x प्लस 7 का देखो डिस्क्रिमिनेंट अगर आप फाइंड कर लेंगे ना तो इधर पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, -b। ओके प्लस माइनस रूट अंडर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि इसका जो रूट आएगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट तो अंदर का चीज़ है, ठीक है, b² माइनस 4ac यानी कि 4 माइनस 4 इंटू 7 इंटू 1। देखो ध्यान से, 4 इंटू 7 इंटू 1, ध्यान से देखो, 4 इंटू 7 इंटू 1 यानी कि x² का कोएफिशिएंट। देखो इधर पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। गजब बात ये है कि इधर पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0, यानी कि इस वाला टर्म ग्रेटर देन 0 रहेगा ऑलवेज फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ये वाला चीज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको वैनिश कर देंगे। ओके क्या कर देंगे, वैनिश कर देंगे, यानी कि ये वाला टर्म तो हमारा निपट गया क्योंकि इस वाला टर्म ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए हम इधर पे कह सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इधर से हम इसको बोल सकेंगे कि x इक्वल टू 2 रूट होगा जो कि x का एक वैल्यू होगा। ओके x इक्वल टू 2 यानी कि x का एक वैल्यू होगा जो जिसका वैल्यू है 2। तो यानी कि हमारा जो 8 इंटू मल्टीप्लाइड कह के जो समेशन था उसका वैल्यू हमको पता चल गया जिसका वैल्यू है 2। तो अब हमको फाइंड आउट करना है 2 इंटू रूट अंडर पे जितने जितने टर्म्स हैं उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या आता है। देखो सोचो कि इसको मैंने अगर पिछले टर्म को x लेट कर लिया तो सोचो कि y वाला जो टर्म है ना जो कि रूट अंडर 56 प्लस 56 कह के जो चलता चला गया, तो इसको हम y कह के एक टर्म हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब अगर बोथ साइड पे अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो गजब बात होगा, एक गजब चीज़ होगा। क्या होगा, y² इक्वल टू 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56। ये वाला टर्म तो इन्फिनिटी तक है यानी कि असीम तक है, और असीम पे तो हम लोग नहीं पहुंच सकते, तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब एक बात आपको गौर करने वाला बात क्या है, गौर करने वाला बात यह है कि y² इक्वल टू 56 और हमने जिसको पहले हम लोग y लेट कर लिए थे वही वाला टर्म a है, तो इसको हमने y बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली इधर पे क्या आ जाएगा, y², इसको हम
ये वाला टर्म को ना हम लोग एक साइड पे ले आते हैं, y माइनस 56 इक्वल टू 0। तो 56 का फैक्टर क्या हो सकते हैं, 7 और 8, ठीक है, 7 और 8। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7y माइनस 56 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, y इंटू 8 आ जाएगा और इधर पे y प्लस 7 आ जाएगा। ओके, तो इधर पे y का दो वैल्यू रहेगा, एक तो आएगा 8 और एक आएगा माइनस 7। अब सोचने वाला बात है कि y कौन से वैल्यू लेंगे। तो हम लोग y पहले किसको लेट कर लिए थे, ये तो वाई स्क्वायर था, y हम लोग ये रूट वाला टर्म को लेट कर लिए थे। तो आप लोग सभी जानते हैं कि रूट के अंदर जो भी सारा जो तामझाम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमको ऑब्वियसली y को 8 हमको मानना पड़ेगा। तो हमको क्या क्या वैल्यू मिल गया, देखो a इक्वल टू हमारा 8 इंटू एक्स था प्लस 2 इंटू क्या था, y था, ठीक है। मतलब ये वाला टर्म को हम लोग y लेट कर लिए थे, तो ऑब्वियसली क्या होगा 8 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था 2 प्लस y का वैल्यू था 8 इंटू इधर पे 2 था, यानी कि 6 2 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 4 यानी कि 2 टू दी पावर 5 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारा C4 IIT चेन्नई हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो जिन बच्चों का भी C4 चेन्नई करेक्ट था तो उन सभी का आंसर एकदम से सही है। तो आ जाओ हमारा HW का जो होमवर्क नंबर 2 था, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सम ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ x इज़ एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या दे रखा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। तो अगर आप इसको अगर आप देख लेंगे तो मैं सिर्फ इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0 इधर पे दे रखा है। तो अगर आपको इधर पे अगर आप फैक्टर करेंगे तो इसका क्या फैक्टर आ जाएगा, 60 तो है, इधर पे देखो 6 इंटू 10 मतलब 6 और 10 इसका एक फैक्टर आ जाएंगे। तो इधर पे मैं इसको 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0 इधर पे मैं लिख सकता हूँ, और इधर पे मैं x माइनस 10 इंटू इधर पे क्या आ जाएगा, x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है, ओके, इक्वल टू 0। यानी कि x का एक वैल्यू आ जाएगा -10 और एक वैल्यू आ जाएगा 6। और इधर से अगर आप देखेंगे कि एक और हमारे पास चीज़ है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेके अगर हम एक का अगर सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि सोचो कि इधर पे एक वैल्यू है रियल और इधर पे एक रियल वैल्यू है, तो आप क्या करते थे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू अगर आप 0 रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू आपको 0 करना पड़ता था। तो मैंने यही किया कि ए वाला टर्म को और ए वाला टर्म को मैंने 0 कर लिया। ओके, तो ए वाला टर्म को अगर आप 0 करेंगे तो पहले रियल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हमको देख के ही पता चल गया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 यानी कि हमारा आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट 5, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 यानी कि ऑब्वियसली एक्स का रियल वैल्यू रहेगा। तो वो वैल्यू क्या है, देखो अब हमको इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स, हमको क्या फाइंड आउट करना था, सम ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि इधर पे एक्स का रियल वैल्यू रहेगा। रियल वैल्यू का मतलब क्या है, एक्स का जो वैल्यू है वो ही तो है इक्वेशन का रूट्स, यानी कि हमको सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के लिए अगर हम फाइंड आउट करें और इस इक्वेशन के लिए अगर हम फाइंड आउट करते तो हमारे पास हमारा कैलकुलेशन भी कम हो जाता, हमारा टाइम भी बच जाता। तो सम ऑफ रूट्स इधर पे क्या आ जाएगा, -b/a यानी कि माइनस b/a यानी कि 1 यानी कि 5 इधर से आ जाएगा रूट्स का जो सम है। ओके, और इधर से सम क्या आ जाएगा, देखो -4 आ जाएगा, यानी कि टोटल अगर आप इसको सम अगर करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि हमारा 1 आ जाएगा, है ना, इधर पे 1 आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी पे इधर पे देखो -1 दे रखा है। तो मैं ज़रा सा क्वेश्चन को मैं ज़रा सा चेक करके आपको बोलता हूँ। देखो इधर पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो क्या था, इधर पे ऑप्शन नंबर सी पे इधर पे +1 रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉर IIT चेन्नई एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो हमारा हो गया था होमवर्क डिस्कशन। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम बोलेंगे कि समेशन का कंसेप्ट, सम ऑफ n टर्म्स, ओके, सम ऑफ
थोड़ा और टर्म्स के बारे पे हम लोग जानेंगे, तो उसके बाद हम हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो सम ऑफ टर्म के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आपको पहले तो जानना पड़ेगा एपीजीपी क्या है। ठीक है, तो मेरे लिए तो अब पॉसिबल नहीं है कि एपीजीपी पूरा को देखो, पूरा एपी को तो मैं ये छोटा सा सेशन पे तो आज नहीं कंडक्ट कर पाऊँगा, पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा कि हम सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द सीरीज़ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका मैं फार्मूला आपको इधर पे लिख देता हूँ। शायद आपको बहुत सारे लोगों को ये वाला चीज़ पता ही होगा, तो उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, वो है साइमन्स फैक्टर मेथड। साइमन्स फैक्टर मेथड हमको क्या बोलता है, देखो हमारे पास सोचो कि एक प्रॉब्लम है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ए वाला प्रॉब्लम आपको दे रखा है, तो आपको बोलना है कि इसको मैं क्या फैक्टराइज कर सकूँगा या नहीं। तो देखो अगर आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है तो ऑब्वियसली आप इसको कर पाएंगे। तो भाई आप बोलेंगे कि भाई ये कैसे, देखो इधर पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अगर हमको किसी भी तरीके से इधर पे 2ab मतलब +2ab या -2ab अगर मिल जाएंगे तो हम इसको फैक्टराइज आसानी से कर पाएंगे। तो इधर पे आप अगर करेंगे, देखो +2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर पे तो ए बी तो बचा ही था, यानी कि ए बी -2ab, क्योंकि इधर पे हमने इधर पे क्या किया था, देखो +2ab किया था, तो इसके लिए हमको -2ab करना पड़ेगा। यानी कि इधर पे क्या होगा, देखो इधर पे एक फार्मूला बन गया a + b इसका होल स्क्वायर, और इधर पे आएगा -ab, और ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि इस इधर पे एक और फार्मूला बन गया जो कि हमारा a² - b² का फार्मूला है। वो क्या बोलता है, a + b × a - b, यानी कि a + b + a√b × a + b -a√b। ओके, ये था हमारा साइमन फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। एकदम से क्लियर है, आपका क्रिस्टल क्लियर है, एकदम से चमक रहा है। तो चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को बोलना कि इसका आंसर क्या आएगा। इधर पे ही लिख देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴, इसको आप फैक्टराइजेशन करना, यानी कि दो टर्म का मल्टीप्लाइड के फॉर्म पे आपको इसको लिखना है। तो आप इसको करिए, आप ऑब्वियसली इसको एक कॉपी पे ट्राई करना, तो उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को प्रेफर करना। देखते हैं इसका समीशन क्या आएगा। देखो सेम कहानी इधर पे देखो, अगर मैंने a² = x और b² = मैंने अगर y लेट कर लिया तो हमको क्या मिलेगा, देखो a² प्लस xy प्लस y² इधर पे रहेगा। यानी कि ये वाला देखो गजब बात क्या है, ये वाला टर्म और इस वाला टर्म तो भाई सेम ही है। यानी कि इस वाले टर्म को हम जैसे फैक्टराइज कर सकेंगे, इस वाले टर्म को भी हम ऐसे ही फैक्टराइज कर सकेंगे। यानी कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो इधर पे x रहेगा प्लस y प्लस √xy रहेगा, और इधर पे क्या होगा, x प्लस y रहेगा, और इधर पे -√xy रहेगा। और x का वैल्यू क्या था, a² और y का वैल्यू था b²। तो अगर हम इसको पुट कर लेंगे तो क्या होगा, a² प्लस b² प्लस a² b²। क्यों a² b², क्योंकि इधर पे xy था। तो x के लिए क्या होगा, इधर पे x और y के लिए क्या होगा, √a² b², और बाहर पे 1/2 और अंदर पे 2, तो 1/2 × 2 यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि इधर पे इधर पे a b रहेगा बाहर पे, और इधर पे क्या होगा, सिमिलर तरीके से इधर पे a² b² -ab रहेगा। अब बोलेंगे कि भैया इसको हम आप फैक्टराइज कैसे करेंगे। देखो इसको फैक्टराइज आप कर सकेंगे, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। पर क्या होगा कि इसको भी भाई फैक्टराइज कर सकेंगे, तो इस पर क्या बड़ा बात है। इसको आप a + b इसका होल स्क्वायर -2ab कर सकेंगे, तो इधर पे क्या हो जाएगा -3ab, और देन √3ab आ जाएगा। तो इसको भी आप फैक्टराइज कर सकेंगे ए वाला फार्मूला पे। तो आप इसको फैक्टराइज करके आपका आंसर मिल जाएंगे आपको। तो आ जाओ, हमारा जो समेशन का कंसेप्ट था वो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं।
तो पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, समेशन का मेथड क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, क्यों जेईई मेंस और एडवांस में सोच सकेंगे कि आपका मैथ्स का जो अरिथमेटिक से जितना क्वेश्चंस आएगा, जितना थिंग्स आएगा या ट्रिगोनोमेट्री पे मैक्सिमम थिंग्स आपका इस समेशन और प्रोडक्ट के फॉर्म पे आपका आता है। तो समेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और समेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, समेशन को हम लोग सिग्मा कह के एक टर्म से हम लोग डिनोट करते हैं। और सोचो कि इधर पे एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है, और कोई चाहता है कि एक्स को एक वैल्यू से, ओके, जैसे कि मैंने आपको फिजिक्स का एक जो मैंने लेक्चर लिया था आपका कि इंटीग्रेशन का एक अपर लिमिट रहता है, एक लोअर लिमिट, यानी कि जिससे वो शुरू होता है उसको हम इनिशियल लिमिट यानी कि लोअर लिमिट कहते हैं, और जिससे हमारा वैल्यू को एंड करते हैं उसको हमको फाइनल लिमिट या अपर लिमिट कहते हैं। तो इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि समेशन पे इधर पे एक लिमिट रहेगा, सोचो कि इधर पे 1 है और x इक्वल टू n तक जाएगा, ओके। तो इसको ऐसे हम लोग डिनोट नहीं करते हैं। इधर पे x इक्वल टू अगर 1 हमको लिखा रहेगा तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि इधर पे x इक्वल टू n लिखा रहा है, तो इसीलिए आपको इधर पे x इक्वल टू इस वाला टर्म को फिर से रिपीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो, इसका मतलब है कि जब x का वैल्यू 1 होगा, यानी कि इधर पे x का वैल्यू 1 होगा, तब क्या होगा। देखो, समेशन का मतलब क्या है, देखो, सम का मतलब क्या है, प्लस, और समेशन का मतलब क्या है, प्लस करते रहना, कितना तक, कितने टर्म तक, n टर्म तक, यानी कि 1 प्लस, इसके बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 2, क्योंकि 1 देन क्या आएगा, 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4 आएगा, देन 5 आएगा। इस तरफ से हमको इन तक जो हमारा टर्म्स है उसको हमको समेशन करना है, यानी कि इन टर्म के पहले क्या आएगा, n-2 रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, n-1 आएगा, एंड लास्ट पे आएगा n। और सभी लोग शायद जानते हैं कि समेशन ऑफ n नंबर ऑफ टर्म का कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है इसका फॉर्मूला। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। चलो, ये वाला था हमारा पहला केस। सेकेंड केस था हमारा समेशन ऑफ स्क्वायर्स, ओके, समेशन ऑफ स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स का सम का क्या केस होता है, एक ही केस है, सिमिलर केस, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सिर्फ इधर पे क्या होता है कि इधर पे x का अगर हम इधर पे अगर 1 से हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे तो इधर पे क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इधर पे डॉट 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 डॉट, यानी कि इसके बाद क्या होगा, n-1 n के पहले, और इसके बाद n स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि n/6 इंटू n+1 इंटू 2n+1, ठीक है, इसका फॉर्मूला ए होता है। और आपको एक लास्ट फॉर्मूला है समेशन का लास्ट एक फार्मूला है, वो है क्यूब का, ठीक है, क्यूब का फार्मूला और आपका जो नॉर्मल जो 1 नंबर जो फार्मूला है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दिखेंगे। सिमिलरिटीज़ क्या है देखेंगे फार्मूला को अगर आप, तो मैं इसको फिर से ऐसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसको फार्मूला लिख रहा हूँ, n इंटू n+1/2। और क्या होगा, क्यूब के जब क्यूब होगा तब क्या होगा, फर्स्ट वाला जो समेशन नॉर्मल है उसका स्क्वायर होता है। आपको ये 3 चीज़ एकदम से याद रखना है, जो कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको कर देगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं है। देखो, हमारा समेशन हो गया, तो ठीक है, समेशन तक ही छोड़ देते हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अलग चीज़ देखेंगे। तो समेशन के ऊपर मैं एक आपको प्रॉब्लम कर देता हूँ, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो जाएगा, ओके। चलो, देखो, समेशन का एक मेरे पास एक ज़बरदस्त सा एक फॉर्मूला है, एक ज़बरदस्त सा मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ओके। देखते हैं पीपीटी से कौन सा वाला प्रॉब्लम आपके दिया जाए। देखो, ठीक है, आपके होमवर्क जो मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, आपका जो होमवर्क दिया जाएगा ईच एंड एवरी डे बेसिस ऑन द मैथमेटिक्स, आपको एक कब मिलेगा, जब लेक्चर एंड होने तक। तो एंड के बस होने तक ही आपका जो 1 और 2 मिनट का जो ड्यूरेशन रहेगा उसके अंदर आपका होमवर्क मैं दे दूंगा कि 1, 2 और 3 जितने भी क्वेश्चंस रहेगा, 2, 3 या 5,
वो आपको उधर पे लिखा हुआ मिल जाएंगे, तो उसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं, देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन आपको दूँ। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। चलो भाई, पीपीटी पे शायद मैंने क्वेश्चन ऐड करने को भूल गया था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए एक क्वेश्चन को। देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि समेशन x-2 और x-3 का आपको समेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, जहाँ पे x इक्वल टू 1 to n दे रखा है। ठीक है, इसका समेशन आपको फाइंड आउट करना है। अब मेरे को आप बोलोगे कि भैया इसका समेशन हम कैसे फाइंड आउट करें, हमको तो पता नहीं क्यों है, क्योंकि भैया आपको तो बोल रहा था कि पहले से समेशन का केस पे क्या करना था। हम अगर किसी टर्म का अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम उसका समेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी का अगर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो भी हम उसका समेशन आराम से फाइंड आउट कर सकेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैंने सोचा कि चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो शायद हमको कुछ आसानी होगी। देखो इधर पे क्या होगा, x² -3x और इधर पे -2x, यानी कि -5x हो जाएगा, और इधर पे 6 आ जाएगा। ओके, तो इसका हम लोग समेशन करेंगे x इक्वल टू 1 to n। देखो अब क्या होगा, समेशन का एक महत्वपूर्ण एक प्रॉपर्टी आपको मैं बोल देता हूँ। पे सोचो कि xn और yn है, और इधर पे n इक्वल टू 1 to n यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा है। सोचो कि इधर पे कैपिटल n है। ठीक है, इधर पे कैपिटल n है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, समेशन ना डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, सब पे बांट जाता है इक्वल तरफ से। यानी कि इधर पे क्या होगा, समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 to n x² -5 कांस्टेंट है, और ऑब्वियसली बाहर रहेगा। यानी कि समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 to n, और इधर पे +6 बाहर रहेगा, और इधर पे समेशन n इक्वल टू 1 to n आएगा। ठीक है, तो समेशन का कॉन्सेप्ट शायद आपको क्लियर हो गया। तो अगर समेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो चलो देखते हैं। तो इसका समेशन मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि n+6 × n+1 × 2n+1। ओके, और इसका समेशन क्या है, ये तो देखो भाई सिंगल x वाला है, यानी कि सिर्फ 1 + 2 + इसका सम क्या होता है, एकदम से सिंपल का फॉर्मूला n × n+1/2, यानी कि n × n+1 / 2 प्लस इधर पे क्या होगा 6। देखो अब बात आती है कि भैया इसका समेशन हमको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको इधर पे ना कोई चीज़ नहीं दे रखा है। तो कुछ नहीं अगर दे रखा है तो सोचेंगे कि इधर पे 1 दे रखा है, सोचने पे तो भाई कुछ नहीं आ जाता। तो इधर पे अगर 1 दे रखा है, अगर किसी चीज़ को अगर दे नहीं रखा है तो ऑब्वियसली इसका सम क्या होता है, ऑब्वियसली 1 का सम क्या होता है, n तक का ऑब्वियसली n होता है। तो ऑब्वियसली इधर पे 6n आ जाएगा। तो गौर करेंगे तो पूरा टर्म से देखो n तो भाई कॉमन आ जाएगा, तो इधर पे क्या होगा, n+1 रहेगा, इधर पे 2n+1 आएगा, और इधर पे आएगा n+1 5 / 2, और इधर पे तो बाहर भाई इधर पे 6 रहा था। ओके, तो ये वाला चीज़ होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलो हम हमारा पिछले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा देखो, तो पहले बोलते हैं कि लॉगरिदम का इन्वेंशन किस लिए हुआ था, और क्यों हमको लॉगरिदम का जो फंक्शंस है वो फंक्शन क्यों हमको ज़रूरत पड़े। तो उसके बाद हम लोग कुछ लॉगरिदम के बेस्ड कुछ फार्मूलास और उसका कुछ डेरिवेशंस भी देखेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे आपके साथ, जो कि एकदम से बहुत अच्छे लेवल का होगा। बहुत अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपका लॉगरिदम के एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और ऑब्वियसली एक डिफरेंट थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होगी। तो चलो देखो, बात था हमारा उस पल का जब था जॉन नेपियर कह के एक मैथमेटिशियन, ध्यान से सुनना, जॉन नेपियर कह के एक मैथमेटिशियन था। तो मैथमेटिक्स पे एक चीज़ का दिक्कत आया था। क्या दिक्कत था, लोगों को बहुत सारा लोग बोलता था कि इस वाला चीज़ को करना आसान है, तो लोगों ने इसका जो रिज़ल्ट आया था ना, तो उन लोगों ने क्या किया,
इसका जो रिज़ल्ट आया था तो लोगों ने थोड़ा सा दिमाग खटाया। क्या खटाया? जॉन नेपियर ने दिमाग खटाया कि अगर इसके बजाय एक ऐसा फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे जिससे हम लोग जो क्रॉस वाला जो साइन है वो हमको नहीं करना पड़ेगा उसके, परंतु अगर हम उसका समेशन अगर हम करेंगे तो वो फंक्शन हमको ऐसे ही आंसर देगा जो कि हमारा मल्टीप्लाई के अंदर दे रहा था। ध्यान से सुनना मेरा बात। तो इसलिए लॉगरिदम का इन्वेंशन इसी तरफ से हुआ था। और लॉगरिदम का इन्वेंशन होना का जो बात था तो वो बात एक और भी है, वो बात मैं आपको बोलता हूँ। तो जॉन नेपियर भैया ने तो भाई बोल दिया कि ये सब चीज़ हुआ था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को दिया जाए कि भाई समेशन अच्छा है आप लोगों के लिए समझने के लिए या मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के लिए अच्छा होगा, तो शायद 99% लोगों बोलेंगे कि ऑब्वियसली समेशन हम के लिए अच्छा है और सबके लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए लॉगरिदम का इन्वेंशन किया गया था। तो अब जानते हैं लॉगरिदम का कुछ प्रॉपर्टीज़ और लॉगरिदमिक जो फंक्शंस है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर मेरे को कोई कहेगा कि y एक फंक्शन है जो कि x का है, तो y इक्वल टू a⁴x का हमको एक ग्राफ बनाना है। तो लेटस मैंने एक फंक्शन सोचो कि एक फंक्शन मैंने समझ लिया जिसका फंक्शन है x का, ऑब्वियसली उसका 1 का पावर अगर मैं 2 करूँ तो उसका वैल्यू क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। x इक्वल टू 1 है तो f(1) क्या होगा, f(1) ऑब्वियसली हाफ होगा। x इक्वल टू 2 है तो f(2) क्या होगा, हाफ का स्क्वायर होगा यानी कि 1/4। यानी कि अगर आप देखेंगे कि x का पावर अगर x(4) अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे कि ऑब्वियसली भैया क्या होगा 2 की पावर 4 यानी कि 1/16। यानी कि अगर आप इस टर्म को अगर देखेंगे तो आप इसको ध्यान से अगर समझना चाहेंगे तो आप एक चीज़ ख्याल कर पाएंगे, जब x बढ़ रहा है तो f(x) का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मीनिंग क्या है भैया, अगर सोचो कि एक फंक्शन है जो कि x का वैल्यू जितना बढ़ रहा है उसके साथ साथ y का जो वैल्यू है वो घट रहा है, तो इसी के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं अगर x का वैल्यू सोचो कि f(-1) है तो क्या होगा। देखो f(-1) है यानी कि 1/2 टू द पावर -1 यानी कि क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा। f(-1) इक्वल टू ओके, तो f अगर मैं -3 आपको पूछूं तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि 1/2 टू द पावर -3 यानी कि a आ जाएगा 8, ठीक है। तो इस वाले थिंग से हम लोग a डिफाइन कर सकते हैं कि जब x घट रहा है तो f(x) का कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यानी कि f(x) का वैल्यू हमको इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली हम इसको ऐसे एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि देखो इसका वैल्यू कब टेंस टू 0, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस फंक्शन का वैल्यू कब 0 होगा, यानी कि f(x) का वैल्यू कब 0 होगा, यानी कि जब हम लोग असीम तक कैलकुलेट करेंगे यानी कि जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तभी क्या होगा, f(x) टेंड टू 0 which is tends to 0 but which is not is equal to 0, क्योंकि देखो इधर पे टेंस टू 0 का मीनिंग क्या है, f(x) ऑब्वियसली 0 तक टेंड कर सकता है यानी कि 0 तक आ सकता है, पर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होगा इस फंक्शन पे जो कि f ऑफ जो थिंग हमने दे रखा है वो इसका इक्वल है। यानी कि सोचो कि इसका ग्राफ a है, ठीक है, इसका ग्राफ a है, तो ऑब्वियसली कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, बस x एक्सिस के इधर से बस चला जा सकता है पर कभी भी टच नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो वैल्यू हमने पाया था तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम नंबर लाइन पे थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं, फंक्शन का कैरेक्टर क्या है। देखो इधर पे मैं बोला था कि जब जब x इंक्रीज कर रहा है तब f(x) का वैल्यू क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और इधर पे x जब डिक्रीज हो रहा था तब f(x) का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इधर से f(x) का वैल्यू इधर 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 हो रहा था, जब x का वैल्यू 1 था, ओके, जब x का वैल्यू 1 था तब y का वैल्यू कितना था, हाफ था, और तब वैल्यू गिरता गया इधर तक चलते रहे, ठीक है, असीम डिस्टेंस तक इधर से चलता रह गया।
तो अब क्वेश्चन है कि ये क्या असीम तक ही चलेगा? ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी तक ही चलेगा, चलता ही चला जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा यही आ रहा है इधर से कि हमारा जो ए वाला लाइन है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को बोलते हैं असिम्पटोट। असिम्पटोट कहते हैं, ठीक है। असिम्पटोट कौन से लाइन को बोलते हैं? देखो, अगर किसी ग्राफ का, मेरे बात ध्यान से सुनना, अगर किसी ग्राफ का जो ग्राफिकल जो शेप्स है, अगर वो शेप किसी एक्सिस के अलोंग, ध्यान से मेरा बात सुनना, किसी एक्सिस के अलोंग अगर वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि 0 तक अगर टेंट कर रहा है, तो उस लाइन को व उस एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे? एसिम्पटोट। तो इधर पे क्या होगा? इधर पे एसिम्पटोट क्या होगा हमारा? वाई एक्स एक्सिस, ओके। इधर पे एसिम्पटोट हमारा एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हुआ? ओके, तो ये था हमारा बात। तो ऑब्वियसली हम इस बात से हम लोग समझ पाए एक चीज़ कि जब हमारा एफ एक्स के अंदर एक टर्म था, ठीक है। इधर पे मैं शॉर्ट पे आपको बोलता हूँ, इधर पे देखो एफ एक्स के अंदर हाफ था, यानी कि जब एक्स बिलोंग करेगा 0 to 1 तक, ध्यान से सुनना मेरा बात, तब क्या होगा? तब ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, यानी कि जब, सॉरी एक्स नहीं, इधर पे ए होगा, क्योंकि ए इक्वल टू मैंने इधर पे हाफ लिखा था ना, इधर पे तो ए का वैल्यू मैंने हाफ लिया था, क्योंकि वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, यानी कि इसका वैल्यू क्या है? ए के इक्वल मैंने ले रखा था। तो अगर 0 से अगर 1 पे बिलोंग करेगा तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। अगर ए बिलोंग करेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा यह हमको देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। देखो, मैंने एक आर्बिट्ररी नंबर मैंने मान लिया कि 2 to the power x का हमको देखना है। अगर मैंने किसी आर्बिट्ररी नंबर जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, अगर हमने उसका अंदर पे ए 2 ऑब्वियसली लाई कर रहा है, अगर 2 इधर पे लाई करेगा तो ऑब्वियसली जितने भी नंबर्स इधर पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, वो सभी नंबर, इसका जो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी और जो ग्राफ आएगा, तो सभी नंबर उसी ग्राफ को फॉलो करेगा। तो देखते हैं, एफ ऑफ 1 हमारा क्या आ रहा है? एफ ऑफ 1 आ रहा है हमारा 2, एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है? 4, एफ ऑफ 3 क्या आएगा? 8। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। देखो इधर पे क्या नेचर हो रहा है? एक्स इंक्रीजिंग जब होगा तो क्या होगा? एफ एक्स ऑब्वियसली इंक्रीजिंग हो रहा है। और इधर पे एक चीज़ गौर करना कि एक्स अगर जब डिक्रीजिंग होगा, यानी कि -1 अगर होगा तो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। -2 होगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि तब एफ एक्स भी डिक्रीज हो रहा है। इधर पे ध्यान से समझने वाला चीज़ ए है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, जब x लाई करेगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तब क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए। कैसा? ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए, ओके। y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स व्हेन a बिलोंग टू 1 से लेके इन्फिनिटी, ओके। इधर पे आप ओपन ब्रैकेट भी लगा सकते हो, क्लोज ब्रैकेट भी लगा सकते हो। तो ये था हमारा लॉगरिदमिक का इंट्रोडक्शन के पहले हमारा जो ग्राफिकल थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन था वो हमने समझ लिया। तो आ जाओ चलते हैं, आप लॉगरिदम इससे कैसे रिलेटेड हुआ वो हमको जानना आवश्यक है। तो चलो जानते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, इस ग्राफ का असिम्पटोट क्या है। देखो इधर पे तो था असिम्पटोट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपको बोला ही था। तो इधर पे क्या होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि एक अभी तक कभी भी 0 लाइन को टच नहीं कर पाएगा, सिर्फ इधर से चला जा सकता है, ठीक है। लाइन मतलब इधर को जस्ट टच करने वाला था पर टच नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो -x एक्सिस क्या है इसका? असिम्पटोट, ओके। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चा लोग, ओके। चलो अब आ जाते हैं कि लॉगरिदमिक का इससे क्या रिलेशन है। देखो अगर y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है हमारे पास,
तो हम लोग लॉगरिदम को कैसे इससे रिलेटेड कर पाए। देखो हम लोग बचपन पे पढ़े थे कि अगर बोथ साइड पे अगर लॉग लिया जाए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो बोथ साइड पे लॉग लिए हैं, तो मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चों मतलब बच्चे से जानता है कि लॉगरिदमिक का जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है वो क्या है, कि लॉग के अंदर अगर a⁴x अगर होगा तो क्या होगा, x बाहर पे आ जाएगा। ये भी शायद बहुत लोग जानते हैं, तो इस वाले चीज़ को ही मेरे को आपको बताना था, ठीक है। तो लेट अस बिगिन द लॉगरिदमिक फंक्शन, यानी कि जिसको हम लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग ऑफ x। सोचो कि y एक फंक्शन है जो कि f(x) का एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि f(x) का एक फंक्शन है। तो इस log x का हम लोग कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन कर पाएंगे। और एक चीज़, लॉग पे दो चीज़ होता है। सोचो कि a एक लॉगरिदमिक टर्म है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, बेस। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वैल्यू कहते हैं लॉगरिदम में, ओके। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये बेस होगा, अगर ये वैल्यू होगा, तो हमको इससे क्या लेना देना। आपको एक चीज़ कंडीशन आपको जानना आवश्यक है कि लॉग के अंदर ऑब्वियसली जो बेस वाला टर्म है a, यानी कि a नॉट इक्वल टू 1, कभी भी 1 नहीं हो सकता। a कैन नॉट इक्वल टू 0, ए वाला टर्म आपको ध्यान रखना है। और बी वाला जो टर्म है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि लॉग का जो ऊपर वाला जो सामान होगा ऑब्वियसली हमको ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। और हमको ए नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 ऑब्वियसली हमको मेंटेन करना पड़ेगा। अब भैया अब तुम बोलोगे कि अच्छा भैया क्या हम ए नहीं ले सकते हैं कि लॉग के अंदर जो बेस वाला जो चीज़ है ए बिलोंग टू, अगर हम 0 से 1 ले लिया तो क्या हमारा जो लॉग का जो डेफिनेशन था वो क्या डिस्ट्रॉयड हो जाएगा? कभी नहीं, आप इसे आराम से ले सकते हो। मैंने अगर सोचो कि इधर पे मैंने लिखा है कि लॉग हाफ बेस एक्स, तो ऑब्वियसली वैलिड है। अगर मैंने इधर पे लिखा होता कि लॉग 1/4 बेस -1, क्या ये वैलिड है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला था लॉग का जो अंदर वाला जो सामान है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हमने समझ लिया। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद हम आएंगे लॉगरिदमिक कुछ फार्मूलाज, उसके प्रूफ्स एंड देन बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड उसका सॉल्यूशन पे। तो आज का लेक्चर बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेट कर रखा है। अगर आप इस लेक्चर को अगर अंत तक अगर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और मज़ा आपको तभी आएगा कि अगर मेरे साथ अगर आप सारे क्लास इलस्ट्रेशन और सारे क्लास नोट अगर आप एक ग्राफ कॉपी पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉग। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉग को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना, लॉग जेनरली, मैं जेनरली केस के लिए बोल रहा हूँ, जेनरली लॉग का जो बेस होता है वो 10 होता है। और लॉग का बेस अगर ई है, अब बोलोगे कि भैया ई क्या है? ई एक कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पाई आप लोग मैथमेटिक्स पे किए थे 3.14 यानी कि 22/7, ऐसे ही इसका भी एक वैल्यू है 2.719, ओके। इस तरीके से एक वैल्यू है ई। तो अगर बेस इसका ई हुआ और इधर पे अगर कोई टर्म सोचो एक्स हुआ, इधर भी एक्स हुआ, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर इधर पे बेस ई रहता है तो जेनरली सब लोग इसको एल कहते हैं, ठीक है, एल ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लॉग देखते हैं हम लोग। देखो लॉगरिदम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। लॉग का जो वैल्यू है लॉग ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना, लॉग ऑफ एक्स ऑलवेज बिलोंग करेगा 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। इधर पे ओपन ब्रैकेट रहेगा और इधर पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा लॉग का चीज़, कि 0 पे रहेगा और इधर पे इन्फिनिटी तक रहेगा। अब तुम बोलोगे कि भैया कैसे रहेगा? देखो लॉग का वैल्यू 0 कब हो सकता है, देखो इस वाले थिंग को अगर मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा तो तभी आपको क्लियर होगा कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। लॉग एक्स
बेस 10, ओके। इसका वैल्यू कब ज़ीरो हो सकता है? देखो मैंने आपको थोड़ा देर पहले मैंने आपको बोला था कि y इक्वल टू a⁴x अगर है तो क्या होता है, log ऑफ y का वैल्यू x पहले आ जाता है और log a इधर पे रहता है। यानी कि आप इसको अगर ऐसे समझ सकते हैं कि इधर पे देखो log y आपने लिख लिया और इधर पे x लिख दिया और नीचे log a को ले आया। मैंने क्या किया देखो ध्यान से, a को log y का नीचे ले आया और इधर पे x अकेला रहे। तो इसको ना ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, y बेस a x, ओके। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको ऐसे क्यों लिखते हैं? देखो इधर पे अगर y वाला एक टर्म है, ठीक है, ध्यान से देखना, मतलब आप इधर से अगर जाएंगे तो आपको समझने पे थोड़ा सा आसानी होगी। देखो इसको ऐसे समझना कि log अगर आपको a बेस b इक्वल टू एक्स दे रखा है, ठीक है, a बेस b इक्वल टू आपको x दे रखा है, तो इसका वैल्यू क्या होता, a के पावर x इक्वल टू b। यानी कि जो सामने वाला चीज़ log पे है वो इसी तरफ से इधर आ जाता है और जो a रहता है a के पावर पे x चढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका बैक कैलकुलेशन भी देख सकते हो कि इधर से क्या होगा, देखो इधर से क्या होगा, y के जैसे ही रहेगा और इधर पे a के पावर पे x चढ़ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं इधर पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। ऑब्वियसली x इक्वल टू आएगा क्या, 10 के पावर में 0 चढ़ जाएगा, 10 के पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 प्रूव हो गया है। इधर से हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि x का वैल्यू जब 1 रहेगा तब ऑब्वियसली y का वैल्यू 0 रहेगा। और आपको मैं तो बोला ही था कि log एक बात आपको बोलना था, देखो log का वैल्यू ना नेगेटिव भी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? ये बात मैंने किसके लिए कंसीडर किया था, जब x बिलोंग करेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तब मैंने इसके लिए ये बात मैंने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि x बिलोंग टू जब 0, आप तो बोले थे कि इधर पे 0 नहीं रख सकते थे, तो 1 के लिए तो आपने इसको कंसिडर कर लिया था क्लोज ब्रैकेट पे, तो ऑब्वियसली ओपन ब्रैकेट के लिए भी कुछ कंडीशंस होगी। कंडीशंस क्या है, जब इसका ओपन ब्रैकेट रहेगा तब log x बेस 10 जिसका रहेगा वो उसका जो वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। इसका हम प्रूफ कैसे देखें? देखो log ऑफ 1/2 अगर मैं 10 बेस पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, और सोचो कि इधर पे 2 को छोड़ दो, इधर पे 10 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो हम लोग 1/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/10 को हम लोग 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, है ना। इधर पे क्या है, देखो इधर पे तो 10 का पावर 1 है, यानी कि इसको अगर हम पलट दे यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर ले तो उसका पावर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ये तो एकदम से सिंपल सा बात है, क्योंकि इधर पे अगर सोचो कि 10 का पावर 2 रहता तो अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल करता तो क्या होता, 10 का पावर -2 होता। इसी तरफ से मैंने इसको ऐसे किया। तो आप लोग तो पहले ही बोले थे कि अगर इधर पे किसी के पावर पे अगर x चरा होता, यानी कि log ऑफ a⁴x अगर इधर पे होता तो क्या होता, x सामने आ जाता। तो इसी तरीके से इधर पे देखो 10 बेस है, इधर पे 10 बेस है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, -1 सामने आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा और log हमारा 10 बेस 10 रहेगा। तो इसका क्या मीनिंग रहा, इसका क्या मीनिंग रहा, देखो इसका वैल्यू ना 1 होता है। आप बोलोगे कि भैया क्यों और कैसे हुआ, हम लोग सब इस पे आएंगे, बस थोड़ा सा सब्र करो। तो अभी तक जान लो कि log ऑफ a बेस a अगर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आया -1। तो इन सब वैल्यू को काउंट करते हुए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो हमारा ग्राफ को ड्रॉ करने का ऐसा मकसद है कि देखो log x का जो कैरेक्टर था वो एक्चुअली ऑसिम्पटॉट जो है ना, मैं आपको जो बोला था कि लेक्चर के पहले ऑसिम्पटॉट क्या होता है, ठीक है, एसिम्पटॉट का प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो इसीलिए इसका ग्राफ ना कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा लोग। इसका ग्राफ ऐसे होता है, जब जब x बढ़ेगा तब तक y बढ़ेगा, ठीक है, जब जब x घटेगा इसका वैल्यू क्या है, देखो x इक्वल टू एक सर्टेन पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट क्या है जिसका वैल्यू हमको दे रखा है, यानी कि हम लोग इधर पे 10 बेस पे खेल रहे थे, तो इसका अगर 10 होगा तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू इसका वैल्यू क्या होगा, देखो इसका वैल्यू 1 होगा, 1 होगा तो क्या होगा, y का वैल्यू 0 होगा। यानी कि किसका मतलब मैंने बोल रहा था, जब x इक्वल टू 1
एक्स इक्वल टू देखो बच्चा लोग ध्यान से, एक्स इक्वल टू 1 जब होगा तब क्या होगा, वाई का तो भाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1,0, यानी कि लॉग पे जब 1 होता है तब तो मैंने प्रूव ही कर दिया था कि इधर पे 0 होगा। ये देखो एक्स इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो इसीलिए हमारा ग्राफ ऐसा होता है लॉग एक्स का, ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हमारा कुछ फार्मूलाज है उसको हम लोग देख लेते हैं कि लॉग का फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है, और उसका कुछ छोटा मोटा डेरिवेशन भी कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारा करेंगे हम लोग प्रॉब्लम, भरा भरा के प्रॉब्लम न्यूमेरिकल, और आपको एकदम से मज़ा देंगे आज। तो चलो देखो, लॉगरिदमिक फार्मूला, ओके, लॉगरिदम एंड इट्स फार्मूलाज अब हम देखते हैं, ठीक है। तो लॉगरिदम का पहला फार्मूला क्या होता है, देखो लॉग अगर a बेस b अगर आपको दे रखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/log ऑफ b बेस a, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया क्यों, कैसे, देखो अगर मैंने log ऑफ b बेस a को अगर मैंने लैम्डा पकड़ लिया, देखो इसका ना मतलब कुछ प्रूफ होगा, तो मैं आपको उस प्रूफ को अगर कर दूंगा तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा, ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अगर मैंने सोचो कि इसको मैंने अगर लैम्डा समझ लिया, लेट, मैंने इसको लैम्डा लेट कर लिया है, ठीक है। देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। देखो इसका अगर लैम्डा होगा तो हमको दिखाना पड़ेगा कि लॉग ऑफ ए बेस बी भी लैम्डा होगा, ठीक है, एकदम से क्लियर। तो इधर से क्या होगा, लॉग ऑफ, देखो बी बेस ए इक्वल टू लैम्डा टू द पावर -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/लैम्डा को। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इधर से हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि b इक्वल टू क्या होगा, a के पावर पे लैम्डा चढ़ जाएगा, जो हम पहले ही कर चुके थे। तो इधर पे क्या होगा, b इक्वल टू a की पावर, ओके, तो b इक्वल टू क्या होगा, a की पावर लैम्डा टू द पावर -1 होगा, ठीक है, एकदम से क्लियर। तो अगर आपको इस चीज़ को अगर प्रूफ करना है तो आपको शायद इसके वजह से कुछ और ही आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। क्या प्रूफ करना होगा, देखो बच्चा लोग ध्यान से, देखो b इक्वल टू इधर से एक चीज़ आ रहा है और इधर से एक चीज़ आ रहा है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कुछ नहीं, एकदम से सिंपल। देखो इधर पे अगर मैंने a की पावर लैम्डा अगर मैंने पुट कर दूंगा तो क्या होगा, देखो मैंने इसको ना लैम्डा लेट कर लिया है, तो आपका जो सारा कैलकुलेशन होगा वो किसके लिए होगा, 1/लैम्डा के लिए होगा। तो 1/लैम्डा के लिए हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो क्या होगा 1/लैम्डा टू द पावर -1 इक्वल टू b, यानी कि इधर से a भी प्रूफ हो गया कि 1/लैम्डा इसका इक्वल है, और इधर से a भी प्रूफ हो गया कि जब इसका पावर अगर जब लैम्डा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, मैंने बोला था ना आपको कि लॉग ऑफ b बेस a इक्वल टू क्या होगा, इससे लैम्डा आ जाएगा, और इससे अगर आप रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ b, और a तो भाई इसका पावर पे तो भाई ऊपर था, तो ऑब्वियसली क्या होगा लैम्डा टू द पावर -1 इक्वल टू a, ठीक है। तो a वाला भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इससे यही प्रूफ होता है कि ये वाला चीज़ अगर 1/लैम्डा है तो ऑब्वियसली इस वाले को हम लोग प्रूफ कर लिए इधर से, ठीक है, क्लियर है एकदम से, ओके। तो 1 वाला प्रॉपर्टी हमको क्लियर हो गया। तो अब चलो हमारा नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, मैंने थोड़ा सा पीपीटी को एक बार देख लेता हूँ कि क्या क्या कंटेंट है, ओके, उसके बाद आपको एकदम मज़ा ही दे दूँगा। चलो अब आते हैं, तो इस वाले चीज़ को प्रूफ करने के बाद हमको अभी भी बहुत सारा चीज़ को देखना है, प्रूफ भी करना है। चलो देखते हैं। मैं आपके लिए लॉगरिदमिक का कुछ बेसिक्स है और भी फार्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ, तो उसके द्वारा आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग दो भी डेवलप होगा। हमारा पहला फार्मूला क्या था, सब लोग बोलो, लॉग ऑफ a बेस b इक्वल टू 1/log ऑफ b बेस a, ओके,
बी बेस क्या होगा इधर पे ए हो जाएगा, है ना भैया। सेकेंड फार्मूला हमका क्या होगा, देखो लॉग ऑफ ए बेस एम क्रॉस एन, ठीक है। इसका क्या फार्मूला होता है, देखो लॉग का और मैंने आपको बोला था y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, एक दूसरा का दुश्मन है। क्या दुश्मन है, मैं आपको बोलता हूँ, अगर इधर पे जो अंदर वाला चीज़ है ना, इधर पे अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है प्लस, यानी कि समेशन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वल से। ओके, 3 नंबर फार्मूला आपके लिए लॉग ऑफ ए बेस एम बाई एन, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एम इधर पे रहेगा, ए भी इधर पे रहेगा, पर इधर पे एन जब हम लोग लिखेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैंने आपको बोला हो कि ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, तो एक आप लोग क्या जानते हो कि ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई, ये तो आप लोग सभी जानते हो। देखो अब ध्यान रखने वाला बात यही है कि इधर पे अगर प्लस था तो इधर पे क्या हुआ, मल्टीप्लाइड हो गया, तो इधर पे अगर मल्टीप्लाइड था तो इधर पे प्लस हो जाएगा। अब देखो अगर ए टू द पावर एक्स माइनस वाई आपको दे रखा है तो आप लोग क्या बोलेंगे, ए टू द पावर एक्स बाई ए टू द पावर वाई, यानी कि माइनस था तो डिवाइड हो गया, और इधर पे क्या होगा, डिवाइड था तो माइनस हो गया। ऑब्वियसली आपको समझ पे आ गया कैसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये तीनों फार्मूला आप सभी को शायद क्लियर हो गया। और आपको एक और फार्मूला मैं आपको बोलता हूँ जो कि मैंने आपको पहले ही बोल रखा था। सोचो कि इधर पे बी बेस था और इधर पे ए के पावर पे एक से, तो मैंने क्या बोला था आपको, एक सामने आ जाता है और इधर पे ए और बी इधर पे ऐसे रहता है। देखो बी बेस ए रहा और इधर पे ए टू द पावर एक्स रहा था। तो अब इसी बातचीत के दौरान आप लोगों को कुछ और भी फार्मूलास आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ आपको प्रूफ भी मैं कर दूँगा। 5 नंबर फार्मूला आपके लिए लॉग ऑफ ए बेस बी, इसको ना हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बेस सी डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ बी बेस सी। ओके, इधर पे बी आ जाएगा, ठीक है, इधर पे बी आ जाएगा, इधर पे बी आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि भैया इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। सोचो कि मैंने 5 नंबर फार्मूला को मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखो 5 नंबर फार्मूला को समझने के लिए आपको पहले एक चीज़ लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा, लेट लैम्डा इक्वल टू लॉग ऑफ बी बेस ए। ओके, ये आपको लेट करना पड़ेगा पहले। अब इससे हमको दिखाना पड़ेगा कि लैम्डा इक्वल है लॉग ऑफ ए बेस सी डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ बी बेस सी। ओके, तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। देखो मैंने आपको पहले जो हम लोग जो फार्मूला किए थे, स्पेशली ए वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये सभी फार्मूला को आपको पहले याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस प्रूफ को कर पाएंगे। अगर मैंने इसको अगर लैम्डा मैंने पुट कर लिया है तो देखो लॉग ऑफ ए बेस सी डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ बी बेस सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते थे, मेरे को प्रूफ करने का भी ज़रूरत नहीं था। खैर छोड़ो, मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। पर इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर दोनों जगह पे अगर पावर डिवाइडेड पे है तो सी सी क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, और इधर पे क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, इधर पे लॉग ऑफ ए बाई लॉग ऑफ बी रह जाएगा। तो ये अगर रहेगा चीज़ तो आपके लिए क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, लॉग ए बाई बी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते थे। तो देखते हैं प्रूफ इसका कैसे हम लोग करें। तो इस वाले प्रूफ को करने के लिए हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि तो आप इसको एकदम आसानी से प्रूफ कर सकते हो। क्या प्रूफ का मेथड यही है कि आपको मैंने बोला था कि लैम्डा इक्वल टू ए वाला चीज़ धरने के लिए, तो इस वाले चीज़ से आप लोग क्या लिख सकते हैं कि बी के पावर पे लैम्डा चढ़ जाएगा और इधर पे ए रह जाएगा, ऑब्वियसली ए रह जाएगा भैया। तो इस लाइन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस लाइन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, इस लाइन से क्या लिख सकते हैं, ए के जगह पे हम लोग बी की पावर वाई हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई आपको परेशानी नहीं है। और इधर पे क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा, और इधर पे बी की पावर लैम्डा होगा ऑब्वियसली। तो क्या होता है, लैम्डा आगे आ जाता है और लॉग इधर पे बी बेस सी रह जाता है और इधर पे लॉग बी बेस सी रहेगा।
को 5 हो जाएगा और इधर पे लैम्डा आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इस वाले थिंग से भी हमारा लैम्डा प्रूफ हो चुका है। और हम लोग पहले जो टर्म को हमको प्रूफ करना था उसको भी हम लोग लैम्डा सोच सके थे। तो ऑब्वियसली इससे आपका ये 5 नंबर फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। तो अगर आप चाहे कि इसको अगर प्रूफ करने के लिए तो ये भी सिंपल है। इसको आप पहले लैम्डा लेट कर लीजिएगा। लैम्डा अगर लेट कर लीजिएगा तो इससे क्या होगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर पे देखो लैम्डा नहीं लेट करके इसको आप 5 नंबर फॉर्मूला पे भी आप लोग इसको डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो देखो। तो चलो हम लोग पहले वाला जो प्रॉपर्टी है उसको तो हम पिछले वाले से ही प्रूफ कर दिए थे। तो चलो फिर से एक बार 5 नंबर प्रॉपर्टी से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, लॉग ऑफ b बेस a इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं इसको, लॉग ऑफ b बाई लॉग ऑफ a। क्योंकि देखो इधर पे अगर मैंने कुछ नहीं ले रखा था तो इधर पे हम लोग इसको तो हम लोग 1 नहीं ले सकते हैं। तो इसको हम क्या लेंगे, देखते हैं क्या ले सकते हैं। ऑब्वियसली इधर पे आपको देखना पड़ेगा एक चीज़, रुको मेरे को भी देखने दो पीपीटी पे और क्या क्या चीज़ें है। देखो लॉग का मैंने आपको जो डेफिनेशन आपको मैंने दिया था कि लॉग का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, यानी कि लॉग फंक्शन कब डिफाइन होगा, ज़रा सा मेरे को एक बार वो वाला चीज़ देखने दो, ठीक है। वाला चीज़ ऑब्वियसली 1 है, अच्छा ठीक है भाई, ठीक ही था। तो मेरे को कन्फ्यूजन था कि इधर पे क्या 1 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अब बोलोगे कि भाई क्यों नहीं हो सकता, ठीक है वो बात मैंने बात पे बोलता हूँ। देखो आ जाते हैं, तो इधर पे क्या होगा a, ठीक है। तो इधर पे सोचो कि मैंने दोनों तरफ ही बेस मैंने b ले लिया। देखो अगर मैंने b दोनों तरफ ही बेस ले लिया, यानी कि आपको मैंने सिखाने का टेक्निक याद करने का टेक्निक मैंने क्या बोला था, इधर पे b को 5 हो जाएगा और इधर से b निपट जाएगा और इधर पे b बाई a ही रहेगा लॉग ऑफ। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो लॉग ऑफ 10 बेस 10 क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से लॉग ऑफ a बेस a क्या होता है, 1 होता है। ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हो। तो इसीलिए ये वाला चीज़ को क्या होगा, लॉग ऑफ a बेस b होगा, यानी कि लॉग ऑफ b बेस a इक्वल टू 1 बाई a बेस a। ये वाला टर्म भी प्रूफ हो गया है, ठीक है बच्चा लोग। चलो फॉर्मूला नंबर 6 पे हम लोग जाते हैं। आप लोग इसको ज़रूर एक बार नोट कर लीजिएगा, सारे फार्मूलाज एकदम से इम्पोर्टेंट है और जो कि हमारा आने वाला न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं आपके लिए एकदम से आज बहुत तगड़े तगड़े प्रॉब्लम लेके आया हूँ, जेई मेंस और एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको आप तमीज़ से करना। और होमवर्क को तो आज एकदम ही मिस ही नहीं करना। होमवर्क अगर आप मिस कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला नहीं रहेगा, आपका लाइफ आपका बुरा हो जाएगा भाई। होमवर्क एकदम से तमीज़ से करना। और होमवर्क मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि होमवर्क आपको कब दिया जाएगा, लेक्चर के 2 मिनट जब बाकी रहेगा उससे पहले मैं बोर्ड पे सारा होमवर्क को लिख दूंगा। उसके बाद आप लोग उसको आराम से करना, क्योंकि मैंने सोचा कि प्रीवियस डे बच्चे लोगों को होमवर्क बीच बीच पे दे रहा था तो शायद बच्चे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आया था, तो इसीलिए शायद उन्होंने होमवर्क करने के लिए नहीं किए थे, ठीक है। तो चलते हैं 6 वाले फॉर्मूला पे। देखो लॉग ऑफ, सोचो कि इधर पे a b बेस a है, ठीक है। और इधर पे सोचो कि a की पावर x है और इधर पे b की पावर y है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता, देखो सिंपली अगर इधर पे y नहीं होता, मेरे बात ध्यान से सुनना, इधर पे अगर y नहीं होता तो क्या होता, x सामने आ जाता था और उसके बाद क्या आ जाता था, उसके बाद हमारा लॉग ऑफ a बेस b रहता था। तो अगर इधर पे ऐसा रहेगा इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सोचो कि इधर पे y आ जाएगा तो इधर पे y भी डिवाइड आ जाएगा। अब बोलोगे कि भैया इसका प्रूफ, देखो प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा, देखो x पहले आ जाएगा, ये तो भाई सब लोग जानते हैं। और इधर पे b बेस y रहेगा, x पहले आ जाएगा। और इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या होगा, इधर पे लॉग ऑफ b टू दी पावर y और इधर पे a बेस रहेगा ऑब्वियसली। तो इधर पे क्या होगा, देखो फिर से इधर पे गजब वाला बात यही है कि y फिर से आगे आ जाएगा, यानी कि x बाई वाई लॉग ऑफ b बेस a। और हम लोगों को क्या पता है, 1 बाई लॉग b बेस a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बाई वाई लॉग a बेस b भी लिख सकते हैं। देखो तो ये भाई साहब ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ तो एकदम से सिमिलर है, यानी कि हम लोग इस वाले फॉर्मूला को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और ये था इसका प्रूफ, ठीक है। तो 7th वाला फॉर्मूला पे हम लोग आ जाते हैं। 7th वाला फॉर्मूला हमको क्या बोलता है,
7 वाला फॉर्मूला हमको बोलता है ए रूट अंडर लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल टू बी इंटू रूट अंडर लॉग ऑफ बी बेस ए। इसको आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जेईई एडवांस पे 2 साल, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 साल इससे भाई क्वेश्चन आया था, 2 साल। शायद मैंने आपको होमवर्क पे भी एक चीज़ इसके ऊपर दे रखा हो, और आपको ऑब्वियसली जो डीपीपी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इससे एकदम से तमीज़ से आपको इसको करना है और एकदम से शिद्दत से करके आना है, ठीक है। तो इस वाला फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, बहुत। और जेईई मेंस भी अभी फ़िलहाल कुछ दिन से जेईई मेंस भी इसको पूछ रखा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, तो ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पास क्वेश्चंस भी आपको आसान लगना रहे, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ इसके साथ साथ, हमारा 8th वाला फॉर्मूला देखो, लॉग ऑफ, सोचो कि इधर पे a1 है, इधर पे a2 है, इधर पे सब कुछ ना मल्टीप्लाइड पे है, ठीक है। a2 है, इधर पे a2 है, इस तरीके से हमारा इन टर्म तक इसको मल्टीप्लाई किया हुआ हमने, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, ठीक है। इसको हम लोग nth टर्म तक मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a1 बाई लॉग ऑफ a2, ठीक है। देखो सबको ना एक कांस्टेंट बेस मान लेना, c मान लेना, a मान लेना, ठीक है। तो उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप आसानी से समझ सकते हो। इधर पे a3 रहेगा और इधर पे डॉट डॉट करके लॉग ऑफ a2 n होगा, और इधर पे लॉग ऑफ a ऑफ n प्लस 1 रहेगा। तो ऑब्वियसली इसका जो अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, देखो इधर पे लॉग a2 से a2 निपट हो जाएगा, और इधर पे क्या होगा, देखो थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, a3, देखो a3 आएगा, लॉग a4 आएगा इधर पे, ठीक है। तो बेस पे नहीं, ऑब्वियसली इधर पे लॉग का वैल्यू a4 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, a3 से a3, यानी कि जो हमारा पहले वाला टर्म का नीचे से दूसरा वाला टर्म का ऊपर, यानी कि इधर पे अगर n टर्म होगा, इधर से 4 से ऊपर का 4, इधर से n का जो पहले वाला टर्म था उसका नीचे से इसका ऊपर कटेगा, यानी कि हमारा अल्टीमेट क्या होगा, लॉग ऑफ a1 बाई लॉग ऑफ a देखो n प्लस 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला हमारा क्या होगा, a1 बाई a ऑफ n प्लस 1। इसको आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम ही ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट मैंने एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिखा दिया कि हम लोग अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो हम लोग उसको डिक्रीज करके कैसे एक शॉर्टलाइज फॉर्म पे उसको देख सकते हैं। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक मैंने एग्ज़ाम्पल के पहले मैंने सोचा कि चलो एक गजब से एक प्रॉब्लम आपके लिए ले लेते हैं, आपको करके भी मज़ा आएगा और मेरे को करवाने पे भी मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा का एक मिसकॉन्सेप्ट रहता है लॉग के बारे में कि भाई लॉग भाई क्या होता है, लॉग पे भाई अगर माइनस आएगा तो हम लोग उसको कैसे डील करेंगे, प्लस आएगा तो हम उससे कैसे निपटेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली हमको इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। देखो एक क्वेश्चन था हमारा, एक वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए दिया है, ठीक है बच्चा लोगों ने, आप लोगों ने मेरे को एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिए हो, और भैया ने आप लोगों में से कुछ फ्रेंड्स है, ठीक है, आपका कुछ फ्रेंड्स है। तो पहला का नाम क्या है, पहला का नाम है कल्लू, पहला बंदा का नाम है कल्लू, दूसरा का नाम है लल्लू, तीसरे बंदा का नाम है चोमू, ओके चोमू है, ठीक है। राम शाम सीता, ऐसे कि मैंने एक नाम लेट कर लिया है, कल्लू लल्लू और चोमू। देखो तीसरे तीनों अलग अलग लोगों का तीनों अलग अलग सॉल्यूशन कैसे आएगा। कल्लू ने सोचा कि भैया ने तो बोला था कि लॉग के पावर पे जो आगे आता है तो उसको हम आगे लिख लेते हैं, और इधर पे log ऑफ 2/4 कर लेंगे। और कल्लू को एक चीज़ और भी याद आ गया, अगर ए वाला चीज़ अगर लॉग के अंदर वाला चीज़ अगर किसी भी हालत पे अगर नेगेटिव हुआ तो वो क्या कहलाएगा, ना डज नॉट डिफाइंड, यानी कि 4 इंटू डज नॉट डिफाइंड, डज नॉट डिफाइंड आएगा कल्लू का रिजल्ट, यानी कि डज नॉट डिफाइंड आएगा फाइनल आंसर। ओके कल्लू ने मेरे को ये वाला आंसर दिया, ठीक है। देखते हैं किसका सही या किसका गलत। उसके बाद आया लल्लू का बारी।
ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, लल्लू का बारी। लल्लू तो भाई थोड़ा सा चमत्कार आदमी है। चमत्कार किसका? लल्लू ने पहले सोचा कि लॉग ऑफ, इसको मैंने -2 की पावर को जब मैं 4 करूँगा तो क्या होगा, देखो इधर पे -1 टू दी पावर 4, यानी कि 1 के -1 के पावर पे अगर कोई इवन नंबर है तो वो ऑब्वियसली +1 देगा, और इधर पे 2 की पावर 4 यानी कि 16, ठीक है। और इधर पे 4 यानी कि लॉग ऑफ 4 स्क्वायर, ठीक है। 16 को तो मैंने 4 स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, यानी कि 2 इधर पे आ जाएगा और लॉग ऑफ 4/4 रहेगा, यानी कि 2 आएगा, ठीक है। देखते हैं कि इसका आंसर सही है। और एक बच्चा था हमारा बीच पे, चोमू। चोमू का क्या कंसेप्ट था कि लॉग ऑफ -2 की बेस पे 4 और इधर पे 4। तो चोमू ने क्या किया, कल्लू की तरफ ही सॉल्यूशन किया। उन्होंने 4 को सामने ले लिया, क्योंकि देखो भैया ने तो बोला था कि 4 को भाई सामने ले लेने का, और भैया ने एक और बात भी बोला था चोमू को कि चोमू आप याद रखना कि इधर पे जो ए रहेगा ना लॉग का, अगर सोचो कि a बेस x, जो x रहेगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो चोमू ने दिमाग लगाया, देखो भाई हमको एक ऐसा फंक्शन हमको सोचना पड़ेगा जिसका कि कोई नेगेटिव वैल्यू ही नहीं हो सकता। तब मैंने चोमू को एक पहले दिन एक ग्राफ सिखाया था जिसका नाम क्या है, मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऑब्वियसली सब समय एक्स एक्सिस का ऊपर होता है। तब चोमू ने समझा कि इधर पे अगर मैंने फर्स्ट ब्रैकेट अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, कल्लू की तरफ आंसर आएगा। तो अगर मैंने इधर पे मॉड अगर मैंने ले रखूंगा तो शायद मेरा आंसर सही होने का एक पॉसिबिलिटीज रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। देखते हैं कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है, ठीक है। तो इधर पे 4 आ जाएगा और इधर पे लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, देखो मॉड ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू, जब मॉड एक्स रहेगा तो जब एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स रहेगा, ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं। और जब एक्स लेस देन 0 होगा तब एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, -x, यानी कि -x रहेगा, ठीक है। और इधर पे अगर a वाला चीज़ रहेगा तो क्या होगा, -(-x), जब x लेस देन 0 यानी कि 4, इधर पे 4 इंटू लॉग ऑफ क्या होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और इधर पे 2 और बेस पे 4 आ जाएगा। तो इधर पे क्या होगा, देखो 4 का बेस पे अगर मैंने हाफ कर दूँ तो क्या होगा, देखो 4 का बेस पे अगर मैंने हाफ कर दूँ तो क्या होगा, इधर पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का बेस पे हाफ का मतलब क्या है, √4 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ गया इधर पे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इधर से देखो हाफ इधर से बाहर निकल आएगा क्योंकि भैया ने बोला था। इधर पे क्या होगा, 4/4 यानी कि 2, यानी कि लल्लू का आंसर भी 2 और चोमू का आंसर भी 2। बट यहाँ पे कल्लू ने क्या गलती किए थे, कल्लू ने ए वाला चीज़ एकदम से महापाप कर दिया, जिन पाप को कल्लू का करना नहीं चाहिए था, क्योंकि भैया ने बोला था कि लॉग का अंदर वाला चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जो कि हमको चोमू भैया ने सिखा दिया। तो चोमू भैया के लिए एकदम एक फार्मूला हम लोग इधर पे लिख लेते हैं। एक फार्मूला आपके लिए चोमू भैया से, आपके लिए एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला, अगर log ऑफ a⁴x अगर रहेगा b बेस पे, तो अगर हमको x को अगर हमको पहले लिखना है तो ऑब्वियसली इधर पे क्या लगाएंगे, एक मॉड लगाएंगे, क्योंकि हमको तो पता नहीं a ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अगर देखोगे कि a वाला चीज़ ग्रेटर देन 0 है तो हमको कोई टेंशन नहीं है। अगर a लेस देन 0 होने का पॉसिबिलिटीज़ या आपको कोई पता नहीं चल रहा है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आप उसको मॉड के अंदर रखना, तो ही आप सेफ रह पाओगे, नहीं तो आपको एकदम कल्लू बनना पड़ेगा, ठीक है भाई लोग। बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, ये भी आप लोग याद रखना, एकदम से गोल्डन पॉइंट है, ठीक है आज का। तो यही था हमारा सारा फार्मूला और सारा वाला चीज़। तो अब हो गया है हमारा फार्मूला का ख़त्मा। फार्मूला के ख़त्मा के साथ साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम नंबर को हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमको पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपको पहले इसका सॉल्यूशन करना है, उसके बाद आप मेरे आंसर से चेक कर लेना, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखो इधर पे अगर 1/log a बेस b रहता है तो क्या होता, बेस और जो अंदर वाला चीज़ वो क्या हो जाता है, पलट जाता है, यानी कि 2/3 रहेगा। और इधर पे क्या होगा, 2 इंटू log 9/2 रहेगा, और इधर पे 3 इंटू log 8/27 रहेगा। और आपको एक फार्मूला
चलते चलते मैं आपको बोला था कि लॉग अगर ए बेस बी और इधर पे एक्स और इधर पे वाई रहेगा पावर पे, तो क्या होगा, लॉग ऑफ ए बेस बी तो रहेगा और इधर पे एक्स बाई वाई आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि देखो इधर पे बेस 2 है, इधर पे सॉरी इधर पे शायद बेस 4 रहा था, देखते हैं। हाँ इधर पे 4 रहा था क्वेश्चन पे, इधर पे 4 रहेगा ऑब्वियसली, इधर पे 4 आएगा। तो देखो मेरे को समझ में आ गया, अगर इसको समेशन करना है और इसको प्लस माइनस करने के बाद एक सिंप्लीफाइड फॉर्म पे इसका अगर रिजल्ट को हमको एस्टेब्लिश करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे बेस को सिमिलर टाइप से रखना पड़ेगा। सिमिलर टाइप्स अगर हम लोग अगर पॉसिबल हो सके, मैंने नहीं बोल रहा हो, पर अगर हमको पॉसिबल हो सके कि सारा चीज़ एकदम से सेम रहा, यानी कि सोचो कि इधर पे log 3/2 रहा और इधर पे इसका वैल्यू सोचो a प्लस बी प्लस सी रहेगा, तो एक खूबसूरत सा एक चीज़ हमको दिखाई देगा, जो कि हमको रिक्वायरमेंट है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म को हमको फाइंड आउट करने के लिए। तो चलो देखते हैं क्या होगा। तो इसको तो हम ऐसे ही रख सकते हैं, इससे तो सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इधर पे देखो लॉग ऑफ क्या है, इधर पे 3 स्क्वायर और इधर पे 2 स्क्वायर, और इधर पे क्या होगा 3 इंटू लॉग ऑफ, क्या होगा इधर पे 3 इंटू लॉग ऑफ 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब होगा। तो इधर से क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 2/3 आ जाएगा, और इधर पे 2 इंटू लॉग 2/2 लॉग ऑफ 3/2। इसको आप समझ पाए। देखो फॉर्मूला आपके पास हाजिर है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पावर पे आता है उसका x बाई वाई, यानी कि इधर पे x है 2 और y है 2, यानी कि 2/2 इधर पे है, और जो है उसका बचा कुचा टर्म इधर पे आ जाता है, और इधर पे log ऑफ 3/2 रहेगा और इधर पे 3/3 रहेगा, मल्टीप्लाइड इधर पे ऐसे ही है। तो इधर पे क्या होगा log ऑफ 3/2, इधर पे 2 से 2 खुपच और इधर से टगक टगक हो जाएगा, log ऑफ 2/3 माइनस 3 ऑफ log 3 क्या हुआ इधर पे 3/2 है ना, तो इधर पे 3/2 होगा। देखो इधर पे 3/2 था, इधर पे भी 3/2 रहेगा, क्योंकि हमको इसको तो रिवर्स नहीं करने का, तो ऑब्वियसली इसको ऐसे ही रखने का। तो इधर पे देखो 3/2, अगर हम लोग सबसे कॉमन लेंगे तो इधर पे 1 + 2 - 3 होगा, देखो ठीक है। तो क्या होगा 1 + 2 - 3 = 0 होता है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू भी 0 होगा। शायद आपको ये वाला चीज़ समझ पे आ गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जिन जिन बच्चों का सही हुआ उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन जिन बच्चों का सही नहीं आया वो इस मेथड को अप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका आंसर एकदम से सही आ जाएगा। और आप जिनका भी आंसर सही नहीं आया है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए आप लोग रेडी हो जाओ, और एकदम से कमेंट पे एकदम से आग बरस देना कि किस किस का आंसर सही आया, मेरे को पता करना है। तो ऑब्वियसली आपको कमेंट पे लिखना है कि हाँ भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एकदम से राइट, ये आपको कमेंट पे लिखना होगा। तो तभी तो मैं समझ सकता हूँ कि किन किन बच्चों का आंसर सही आया है ना। तो ये वाला एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला था आपके लिए कि a⁴, देखो a⁴x, ठीक है, a⁴x को अगर मैंने b लिख सकता हूँ तो क्या होता है, log अगर हम लेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली log ऑफ b/a = x आ जाएगा। इसी तरीके से अगर a⁴x यानी कि x का वैल्यू अगर a वाला रहेगा, यानी कि a⁴ log ऑफ a/b, तब क्या होगा, इसका वैल्यू b हो जाता है। आप बोलोगे कि क्या कैसे होता, देखो a से a इस तरह से इस तरफ खुपच टगक हो जाता है, इस तरफ से भी आपको ये वाला चीज़ समझना चाहिए। और ये तो मैंने बोल दिया कि आप इस फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे। तो आप आ जाते हैं इसका प्रूफ के बारे पे। तो इसका प्रूफ भी छोटा से हम लोग देख लेते हैं, इसका प्रूफ कैसे होगा। देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। देखो, तो मैंने सोचा कि चलो log ऑफ b/a को हम लोग लैम्डा लेट कर लेते हैं। तो इधर से क्या होगा, b = a⁴ आ जाएगा। तो इधर पे अगर मैं b का वैल्यू अगर पुट कर लेता हूँ तो देखिए हमको क्या मिलेगा। तो b = a⁴, यानी कि इधर पे क्या होगा a⁴। तो अगर मैंने इस साइड पे अगर मैंने a⁴, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा तो ये वाला चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं a⁴ कर मैंने प्रूफ कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा। देखते हैं अगर प्रूफ कर पाए तो हो जाएगा, तो अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो कुछ और मेथड हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। तो b का जगह पे क्या पुट करना है a⁴, यानी कि log ऑफ a × a⁴ इधर पे होगा। और देखो लैम्डा अगर पावर पे होता है तो क्या होता है, लॉग के लिए सामने आ जाते हैं, ऑब्वियसली a⁴ × log ऑफ a
बेस ए यानी कि ए टू दी पावर लैम्डा, क्योंकि लॉग ए बेस ए कितना होता है 1 होता है। ऑब्वियसली हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड हमारा राइट हैंड साइड एकदम से क्लियर है, आपको दिख रहा है, तो आपको ए वाला फॉर्मूला भी एकदम से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो बच्चा लोग, अब ख़त्म हो गया हमारा सारा फार्मूला, सारा प्रॉपर्टीज़। अब आ जाते हैं धमाधम से भाई, एकदम से क्वेश्चंस का एकदम बारिश कर लेंगे हम लोग आज तो एकदम भाई मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा दे देंगे आपको। मतलब मेरे को ना अब सबर नहीं हो रहा है कब मैं आपको जेईई मेंस और एडवांस का जो तगड़े तगड़े प्रॉब्लम लॉग का बेसिस पे जो मैंने आपके लिए आज लेके आया हूँ वो मैं कब कर पाऊँगा, ठीक है। चलो हेलो बच्चा लोग, तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 1 ए वाला। तो इस क्वेश्चन का चलो सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन पे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। रीड करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि ए और बी का वैल्यू कितना है। देखो क्वेश्चन पे बोल रहा है लेट लॉग ऑफ एक्स 2 बेस एक्स प्लस लॉग ऑफ 4 बेस एक्स प्लस लॉग ऑफ 8 बेस एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ के बेस एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। देखो मैंने आपको पहले दिन नंबर सिस्टम बोला था, रियल नंबर पॉजिटिव मीनिंग्स ऑल एक्स किसको बिलोंग करेगा। देखो ऑल एक्स हमको इससे ऐसा पता चल गया कि ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, ओके। देन हम लोग पढ़ते हैं इफ़ के इक्वल टू, देखो ए के पावर 1/b। देखो हम लोग अगर इसको ऐसे लिखते हैं, देखो √4 यानी कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ जो अंदर वाला चीज़ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बीथ रूट ऑफ ए, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे बीथ रूट ऑफ ए, यानी कि ए टू दी पावर 1/b इधर पे लिखा हुआ है, ठीक है। इधर पे क्या लिखा हुआ है ए टू दी पावर 1/b इक्वल टू के हमको गिवन है, ओके। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बोल रहा है वेयर ए एंड बी आर बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर देन फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ओके। देखते हैं क्या होता है। देखो पहले तो हम देखो इस क्वेश्चन के बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ए वाला चीज़ क्या होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को देखने के बाद सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को ए वाला पॉजिटिव वाला जो चीज़ है, आपको मैं एक पहले प्रॉब्लम को भी मैंने किया था कि सारे बेस अगर इक्वल है तो हम लोगों को उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पे बहुत आसानी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो सब बेस को इक्वल कर लेते हैं। आप बोलोगे कि भैया कैसे इक्वल करेंगे, देखते हैं। देखो लॉग ऑफ, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब एंड एक्स, ठीक है। और ए वाला चीज़ हमको इक्वल दे रखा है के बेस एक्स, ठीक है। देखते हैं क्या होगा लॉग ऑफ 2 बेस एक्स, और इधर पे देखो एक्स का पावर पे क्या है 1 और इधर पे 2, यानी कि हाफ ऑफ लॉग एक्स बेस 2। इस वाला चीज़ आपको क्लियर था। देखो हम लोगों ने क्या किया था एक्स टू दी पावर वाई, सोचो कि लॉग ऑफ बी बेस ए आपको दे रखा है और एक्स का पावर पे है ए का पावर पे है एक्स और बी का पावर पे है वाई, तो क्या उसका फॉर्मूला होता है x/y लॉग ऑफ बी बेस ए, ओके। इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा है। तो इधर पे क्या आ जाएगा 1/3 ऑफ लॉग एक्स 3 बेस एक्स आ जाएगा, और ये वाला चीज़ किसके इक्वल होगा राइट हैंड साइड का चीज़ से इक्वल होगा। तो देखो गजब वाला बात यही है कि इस सब तरीके से ए वाला चीज़ कॉमन आ गया, लॉग ऑफ 2 बेस एक्स कॉमन आ गया, और इधर पे ए वाला चीज़ ऐसे चलता चला गया। इधर पे लॉग एक्स बेस के है और इधर पे एक्स बेस 2, और इधर पे अगर मैंने इसका एलसीएम लूँ तो 6 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा 2 + 3 + 6 आ जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो यही वाला चीज़ आएगा, और इधर पे लॉग ऑफ एक्स बेस के आ जाएगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करने का बोला है कि के का वैल्यू इसका बराबर है। नहीं, हमको फाइंड आउट करने वाला क्या है ए और बी का वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं पहले अगर हम के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हम लोग मजबूर हो जाएंगे तो ही तो हमको ए और बी का वैल्यू के बारे में पता चलेगा। तो देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो तो इस तरीके से मैंने देखा है कि देखो 6 को ऐसे लिख लो और 9 एलसीएम का, ठीक है, समेशन करेंगे तो ऐसा ही आएगा। तो इधर पे एक्स और के हम लोग इस तरीके से लिख लिया। अच्छा, तो मैंने सोचा कि इसको अगर 3/2 अब सिंप्लीफाइड करेंगे तो ऐसा ही आएगा। तो इसको मैंने सोचा है कि इसको अगर इसका नीचे ले आ जाए तो
हमको क्या शायद कुछ फ़ायदा मिलेगा, देखते हैं मिलेगा क्या नहीं। इस वाले टर्म को मैंने राइट हैंड साइड पे एकदम से नीचे ले रखा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो 3/2 इधर पे रहेगा और इधर पे लॉग ऑफ क्या होगा, देखो अगर ऊपर वाला टर्म अगर खुपच हो सकता है, देखो इसको हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम नीचे ले आए, देखो एक्स बेस के लेके आए और इसको हम क्या लेके आ सकते थे, देखो इसको, देखो ये वाला टर्म को हम लोग नीचे ले गए तो क्या होगा, ऑल्टा चेंज हो जाता है, ऑल्टा चेंज हो गया। इसको अगर हमको ऊपर ले जाना है तो 2 और x इधर पे आ जाएगा, तो x से खुपच हो जाता है और हमको पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 2 बेस के रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा जो तामझाम है, देखो पूरा जो तामझाम वाला जो चीज़ है ना, इसको हम इस तरीके से हम इसको कर सकते थे, ठीक है। ओके देखो, ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब साइड पे कुछ कैलकुलेशंस हम लोग कर लेते हैं। देखो 3/2 इक्वल्स क्या अल्टीमेटली रहा, लॉग ऑफ 2 बेस के। अगर मैंने इस वाला टर्म को अगर मैंने इस साइड पे ले आऊँ तो क्या होगा, देखो 2/3 तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, इधर राइट हैंड साइड पे अगर मैंने इसको ले आऊँ तो क्या होगा, 1/log ऑफ k/2 रहेगा और उसका अगर मैंने रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 2 बेस के आ जाएगा और इधर पे 2/3 आ जाएगा। तो k का वैल्यू क्या होगा, 2 आ जाएगा। देखो इतना तक क्लियर है, शायद आपके इतना तक क्लियर है, ओके। तो k का वैल्यू अल्टीमेटली क्या आने वाला है, देखो 2 स्क्वायर इसको मैंने लिख सकता हूँ और इधर पे 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि a⁴m इंटू n क्या होता है, a⁴mn होता है। इसी तरीके से हमको a⁴m/n क्या होता है, a⁴m इंटू 1/n होता है। इसी तरीके से मैंने इसको ऐसे लिख लिया, तो k का वैल्यू क्या होगा, 4⁴1/3 आ जाएगा k का वैल्यू। तो अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग k को कैसे लिख सकते हैं कि थर्ड रूट ऑफ, ठीक है, थर्ड रूट ऑफ 4, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर मैंने इससे इसको कंपेयर करूँ तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो a और b अगर 4 और 3 आ गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, a प्लस b का सम 7 होगा भैया। तो इसका आंसर क्या था, 7 था। तो शायद आपको मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, ओके। तो चलो देखते हैं, हमारा अगला प्रॉब्लम पे हम लोग जाते हैं, ओके। ओ अच्छा, देखो इधर पे ना मैंने एक गलती किए है। तो गलती क्या था, देखो इस वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ए वाला ही कॉन्सेप्ट हमको रिक्वायरमेंट है, पर हम लोगों ने एक गलती की है छोटा छोटा। तो वो गलती क्या है, इधर पे जब मैंने इसको सम कर रहा था तो मैंने इस सम को 9 के इक्वल कर रखा था, जो कि एकदम से रॉन्ग था, क्योंकि 6 + 3 + 2 का सम 9 नहीं होता है भैया, 11 होता है, ठीक है। तो अगर ए वाला चीज़ 11 होगा तो ए वाला चीज़ भी क्या होगा, 11/6 रहेगा, 11/6। तो ए वाला चीज़ अगर 11/6 रहेगा तो इधर भी हमारा चेंज हो जाएगा, 11/6 करना पड़ेगा। तो इसको मैंने उस तरीके से मैंने उधर पे ले रखा था, तो इसको क्या होगा, 6/11 हो जाएगा। तो इधर पे क्या आ जाएगा, 2⁶11 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं क्या होगा, अगर ये वाला चीज़ 2⁶11 रहेगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2⁶ इंटू (1/11). तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 2⁶ का वैल्यू क्या होता है, 64 होता है और इसका वैल्यू 1/11, यानी कि हमारा जो के होगा वो क्या होगा, 11th रूट ऑफ 64, यानी कि हमारा ए का वैल्यू कितना होगा, हमारा 64 और b का वैल्यू क्या होगा, 11 होगा। तो a प्लस b का वैल्यू कितना होगा, 75 होगा, ठीक है। तो 75 इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट आंसर है, ओके। तो बच्चा लोग चलो हम एक नेक्स्ट और प्रॉब्लम को करते हैं, उसके बाद हम लोगों को तो भाई एकदम से मज़ा आ जाएगा कि सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स को। चलो बच्चा लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जेईई एडवांस 2023। और हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जेईई एडवांस पे जो क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम क्या रहता है, सिंगल करेक्ट नहीं रहता है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। तो हमको ये बात एकदम से ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन को देखते हैं, 3 to the power x = 4 ×
4⁻x-1। तो देखते हैं लॉग का इम्प्लीमेंटेशन इस क्वेश्चन पे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, वही देखने वाला चीज़ है। देखो इधर पे तो देखो x-1 है और इधर पे देखो 3⁻x है। अगर मैंने किसी भी तरीके से अगर मैंने x को अगर 3 के पहले ले आया और इधर से 4 के पहले ले आया तो शायद हमारा थोड़ा थोड़ा काम बन सकता है। मैं श्योरिटी तो आपको नहीं दे सकता हूँ, पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि शायद हो सकता है। और आपको ये ऑप्शन देख के मेरे को लग रहा है कि बेस अगर मैंने यहाँ पे देखो लॉग तो भाई लेना ही लेना है। आप तो भाई समझ गए मेरे पहले, क्योंकि इधर पे x से ऊपर तो हम ऊपर ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। अगर x को हमने नीचे अगर नहीं ले आएंगे तो ऊपर पे तो हम लोग काम नहीं कर सकते। तो इधर पे अब बात आपका ऐसा है कि इधर पे मैं बेस कितना लूँगा। देखो इधर पे ऑप्शन पे देखो 2/3, देखो मैक्सिमम पे 2/3, देखो 4 बेस पे, ठीक है। तो इधर पे अगर मैंने 2 से थोड़ा सा काम मैंने स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद अगर जैसा कंडीशन आएगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारा। तो इधर पे क्या होगा 3/2 आ जाएगा और इधर पे x-1 इंटू लॉग ऑफ 4/2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है 2 है ऑब्वियसली, क्योंकि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2 हमारा पहले आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू x-1 और इधर पे log ऑफ 2/2 यानी कि क्या होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसको मैंने नहीं लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई 1 x इंटू लॉग ऑफ 3/2, इधर पे क्या आ जाएगा x इंटू लॉग ऑफ 3/2 इक्वल टू 2x-2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर पे अगर मैंने 2 को देखो, 2 को मैंने -2 को इधर पे ले आया और लॉग वाला और x वाला चीज़ को मैंने इधर ले आया, तो क्या होगा 2 इक्वल टू 2 माइनस लॉग ऑफ 2/3। ओके, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 2/2 माइनस लॉग ऑफ 3/2। देखते हैं आंसर क्या हमका मिला है। देखो भैया ऑप्शन नंबर बी तो हमारा एकदम से करेक्ट बा है, ठीक है। क्या है, करेक्ट बा है, ठीक है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर हमारा करेक्ट रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट नहीं रहेगा। आप बोलोगे क्यों नहीं रहेगा, देखो इधर पे देखो सबका बेस पे क्या है 2 है और इधर पे भी सबका बेस पे 2 है, तो एक ए वाला चीज़ अगर ट्रू है तो ए वाला चीज़ तो हो नहीं सकता, ठीक है। और इधर पे अगर हमारा दो चीज़ और हमको देखना पड़ेगा, ए वाला और ए वाला चीज़ अगर इसका इक्वल है या नहीं है। इधर पे देखो 3 बेस पे 2 है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इस वाले रिजल्ट आया है ना, इस रिजल्ट का क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम 1/1 लॉग ऑफ क्या होता है, देखो लॉग ऑफ ए बेस बी क्या होता है 1 लॉग ऑफ बी बेस ए होता है। तो इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लॉग ऑफ 3/2 लिख सकते हैं ना भाई, सॉरी 2/3 सॉरी 3/2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर पे क्या आ जाएगा 2 लॉग ऑफ 2/3 आ जाएगा और इधर पे 2 लॉग ऑफ 3/2 आ जाएगा। देखो सॉरी इधर पे 3/2 आएगा, ठीक है, इधर पे 3/2 बोल तो सेम ही रहा है पर लिखने वाला काम थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ए वाला चीज़ देखो तो करेक्ट है या नहीं है। ओ भाई साहब ऑप्शन नंबर ए भी तो हमारा करेक्ट हो गया। आप देखने वाला बात है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, सी हमारा करेक्ट होता है या नहीं। देखो लॉग का बेस पे अगर हमने 4 अगर हमने लूँगा तो क्या दिक्कत होगा, क्या कोई दिक्कत होगा, देखते हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैंने एक चीज़ सोचा है कि देखो इस वाला आंसर पे देखो अगर आप गौर से ध्यान करेंगे तो इस वाला आंसर पे क्या हुआ है, देखो अगर आपको इस वाले थिंग्स पे और आपको ऑप्शन नंबर सी पे क्या कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रहा है, इधर पे देखो 2 है और इधर पे 4 है। अगर मैंने इधर पे अगर मैंने 2 को अगर मैंने 4 पे किसी भी तरीके से अगर मैंने कन्वर्ट करने के लिए पाया तो शायद ये वाला आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो तो हमको चेक करने के बाद ही हमको पता चलेगा। देखते हैं इसको अगर इस पे अगर कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। देखो इसको मैं 1/2 इंटू 2 लॉग ऑफ 3/2 कर सकता हूँ। देखो 1/2 और 2 को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गजब वाला बात क्या है, भैया ने बोला था एक फार्मूला, क्या बोला था, ये वाला फार्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसीलिए ही बोला था, इसको कभी भी मत भूलना एग्ज़ाम के पहले तो नहीं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस वाले फार्मूला को। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि नीचे जो था तो वो बी के सर पे चढ़ जाएगा, तो नीचे क्या था 1/2 था, तो 1/2
बी के साइड पे अगर चढ़ जाएगा तो क्या रहेगा, 2 माइनस इधर पे 2 लॉग ऑफ क्या होगा, इधर पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4/3। और आप अगर इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो ऊपर 2 और नीचे 2 कॉमन लेके खूब टका हो जाएगा, तो इधर पे क्या आएगा 1 माइनस 1 लॉग ऑफ 4/3। ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए तो ओ भाई साहब सी भी सही है, तो ए बी सी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है बच्चा लोग, तो चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम भी एकदम शानदार है। तो प्रॉब्लम में हमको क्या बोल रहा है, देखो ए हमारा ये तामझाम दे रखा है और हमको फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू के लिए ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 1/9, सी है 10 एंड डी है 1/10। देखते हैं क्या तामझाम है। देखो 3 टू द पावर लॉग ऑफ 3 बेस 2 टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर, वो भाई साहब क्या दे रखा है। देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखो हम लोग तो पहले जानते हैं ए टू दी पावर क्या जानते हैं, लॉग ऑफ ए बेस बी अगर रहेगा तो इसका वैल्यू बी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 से 3 कुपच हो जाएगा और इधर से 2 की पावर एक्स आ जाएगा। ये तो हमारा मिट गया। पर इधर पे तो भाई एक और ही भाई बातचीत चल रहा है इधर से, हम लोग इसको कैसे निपटाए, है ना। निपटाने का तो कोई ना कोई तो तरीका हमको तो ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि निपटेगा नहीं, कैसे निपटेगा भाई। देखने वाला बात तो यही है। देखो अगर मैंने इधर पे अगर मैंने कुछ करूँ तो क्या करूँ, तो क्या करूँ। देखो 2 की पावर एक्स को भी मैं कुछ लेट नहीं कर सकता इधर पे। चलो ये वाला चीज़ करके देखते हैं। तो नहीं, उससे भी तो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा। देखो इधर पे एक्स है और इधर पे देखो तो प्रॉब्लम सही है। तो भाई इधर पे 3 टू दी पावर एक्स ही रहेगा। ओके अच्छा, देखो प्रॉब्लम पे ना थोड़ा सा गड़बड़ी था। देखो प्रॉब्लम पे थोड़ा सा गड़बड़ी था, गड़बड़ी क्या था यहाँ पे ना। देखो ध्यान से देखना, इधर पे डिफरेंस देखना। इधर पे था हमारा, इधर पे क्या था हमारा लॉग स्क्वायर। ठीक है ध्यान से सुनना, इधर पे लॉग स्क्वायर एक्स रहेगा और इधर पे बेस 3 रहेगा और इधर पे पावर 3। ये था हमारा प्रॉब्लम। ठीक है बच्चा लोग ध्यान से देखना, ये था हमारा प्रॉब्लम। ठीक है इधर पे क्या है ध्यान से देखना, इधर पे है लॉग स्क्वायर एक्स। ठीक है मतलब 3 टू द पावर लॉग ऑफ 3 बेस लॉग स्क्वायर एक्स। ओके लॉग का स्क्वायर भी है भाई, तो तब तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। देखते हैं क्या होगा। देखो लॉग के देखो भाई स्क्वायर है, तो मैंने सोचा कि 3 बेस एक्स को मैंने टी लेट कर लेता हूँ, इसको मैं लेट कर लेता हूँ। ओके तो इधर पे क्या आ जाएगा 3 टू द पावर टी स्क्वायर और इधर पे एक्स टू द पावर टी आ जाएगा, जो कि हमारा 162 के इक्वल है। तो एक्स का वैल्यू भी हमको टी से रिप्लेस करना है। एक्स का वैल्यू क्या होगा 3 टू द पावर टी आ जाएगा। तो इधर पे क्या होगा टी स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू 3 टू द पावर टी। तो इधर पे क्या होगा देखो 3 टू द पावर टी स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर टी स्क्वायर, यानी कि ये वाला चीज़ तो भाई दोनों पे कॉमन हो जाएगा। तो क्या होगा 3 टू द पावर टी स्क्वायर इक्वल टू 81 आ जाएगा और इधर से 3 टू द पावर टी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ जा सकता है 3 टू द पावर 4 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हम इससे कंपेयर कर लेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा और टी का वैल्यू हमको +-2 मिल जाएगा। तो हम लोग टी को किस टाइम पे हम लोग लेट कर लिए थे, टी को हमने तो ए वाला टाइम लेट कर लिया था। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा +-2 आ जाएगा। ओके इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा +-2 क्योंकि हम टी का वैल्यू लेट कर लिए थे इसको। तो अब क्या आएगा देखो, अब क्या आएगा x इक्वल टू 3 टू द पावर +-2। ओके तो अब क्या आएगा जब x इक्वल टू 3 टू द पावर +2 रहेगा तब 9 आएगा, और जब x इक्वल टू 3 टू द पावर -2 होगा तब 1/9 आ जाएगा। तो यही है हमारा आंसर। ओके क्लियर है एकदम से।
तो बच्चा लोग बहुत ध्यान से करने इस होमवर्क को, मैं बहुत तमीज़ से बनाया हूँ। तीनों क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, वो भी जेईई मेंस और एडवांस लेवल का। तो होमवर्क करिए, मस्त रहे, सुस्त रहे और पढ़ाई करते रहे। तो मैथमेटिकल ज्ञान आज बहुत भाई देर हो चुका है और रात का अभी भी 2:30 बज चुका है। तो बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज के लिए है यही तक है हमारा लेक्चर। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग, फिरते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक बाय बाय, गुड नाइट सबके, और सभी को एकदम से जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय हिंद बच्चों।